और लोगों को जागरूक करते रहें। तो मैं आदरणीय जैन साहब को इन्वाइट करता हूँ कि हमारे बीच में सर जो जुड़े हैं, हमारे जिला युवा सौनक भी हैं, हमारे एसीटी साहिबान भी हैं, हमारे राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक भी हैं और यूथ क्लब से जुड़े हुए हमारे लीडर्स भी हैं, जो मुख्य रूप से गांव में जन चेतना का, गांव में बदलाव लाने का और वॉलंटरी एफर्ट्स के जरिए काम करने वाले ये साथी लोग हैं। और निश्चित रूप से आज का ये वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण साबित होगा, और इन सारी बातों को जो आप करने जा रहे हैं हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने जा रही है। आदरणीय जैन साहब और तरुण जी जोशी ने खास तौर से व्यवस्था की है कि जो लोग साथी जुड़े हैं तो कैसे उनके लिए एक सर्टिफिकेट की जो है उनको प्रदान किया जाए, तो वो बाद में आपको बताएंगे कि कैसे ही किया जाएगा करके। आदरणीय जैन साहब। अभी सर एनसी जैन साहब का फोन था, उनके सिस्टम में कुछ दिक्कत हुई तो वो वापस लॉगिन हो रहे हैं 2 मिनट में। तब तक आपने जैसा बताया सर्टिफिकेट का, तो साथियों जो प्रेजेंटेशन सर अभी देंगे उसको आप ध्यान से सुनिए। तो जो इस प्रेजेंटेशन के दौरान वो बताएंगे उनमें से कुछ 5 प्रश्न हैं जो अंत में आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसमें आपको फुलफिल करना है। उनका एबीसीडी 4 ऑप्शन है और जो भी व्यक्ति उन 5 में से 3 का सही जवाब दे देगा, यानी आपको पूरा ध्यान से कम 3 का स्कोर है, 3 क्वेश्चंस का सही आंसर देने वाले को एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट, जिसमें नेहरू युवा केंद्र एवं जिस संगठन से सर हैं, जो राजस्थान का वन्य जीव एवं वानिकी का जो फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इन दोनों के संयुक्त तौर में सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाएगा। बस आप इसको ध्यान से सर का प्रेजेंटेशन को सुनिए। सर वापस आ चुके हैं, सर का फिर से स्वागत है। जैन सर हमारे बीच में हैं। सर आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज, हाँ आपने मेरे को आवाज आ रही है? जी सर, आपकी भी आवाज आ रही है, शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। मैंने बता दिया कि इसमें से 3 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड में, जिसका लिंक हम अभी दे देंगे चैट में। ओके, सो मेरा टेस्ट कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है सबको? वर्कशॉप ऑन चैलेंज ऑफ ग्रीनिंग, इनोवेटिव एक्शंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर NYK फंक्शनरीज। जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ, सबको दिख रहा है? दिख रहा है तो आप चैट में यस लिख लें। साथियों में आप बोल नहीं पाएंगे, आप यस लिख लीजिए। हाँ जी दिख रहा है। ओके हाँ मुझे भी दिख रहा है। थैंक यू थैंक यू। मैं इसको चैट बॉक्स ऑन कर लेता हूँ। यस आगे आप चलिए साथियों, धन्यवाद। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई वांट टू स्टार्ट नाउ। और बीच बीच में मैं थोड़ा सा पूछता भी रहूँगा, तो चैट में आप जरूर से लिखते रहिएगा। जो भी हो, आवाज कम है ये है। और तरुण से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मेरी आवाज ड्रॉप हो या कोई सीन नहीं दिखाई दे तो मुझे जरूर से आप इशारा कर दें। जी सर। सो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एंड इट इज वेरी हार्टनिंग। और मैं एट द आउटसेट जैन साहब का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हमारे इंस्टीट्यूट में पधारे और कुछ प्रोग्राम्स देखा, फिर अभी इंसिडेंटली आपने मेरा एक प्रोग्राम और अटेंड किया, तो आपको जैन साहब को लगा कि कोई उनके जैसा इंसान और भी है जो उसी जुनून से काम कर रहा है। तो जुनून बहुत अंदर तक है, बहुत गहराई से है और लगभग बचपन से है। और इस जुनून ने मुझे ये संदेश दिया है कि इस धरती पे अगर हमारे को जीवन जीने का हक है तो इस धरती को वापस हमारे को कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और इसमें से निकालते रहते हैं तो धरती एक दिन हमको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। छोटी सी बात शुरू करता हूं कि अभी इन दिनों में जो ये पेंडेमिक रहा, उस पेंडेमिक के कई सारे अपने को जो है परिणाम देखने को मिले। और पेंडेमिक का ये हाल रहा कि कई तरह के पंछी हमको दिखाई देने लगे, सड़कों पे मोर हमारे यहाँ आ गए, जंगली जानवर जो है शहरों में घूमने लग गए, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये हमारा है। उन्होंने अपनी धरती को, अपने एरिया को वापस जो है, उन्होंने गंगा को हमने देखा कि बिल्कुल क्लीन हो गई है, कई शहरों में पोल्यूशन खत्म हो गए।
हिमालय को कितनी दूर से लोगों ने देखा, ये सिद्ध करता था कि जो पोल्यूशन के आवरण में ये सारी सुंदरता पहाड़ ढके हुए थे, जैसे ही पोल्यूशन खत्म होगा वो जीवनदायी ऊर्जा आपको सामने मिलेगी। तो हम सब ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एयर पोल्यूशन का ये ग्राफ है जो लॉकडाउन शुरू होते ही 1 सप्ताह में बिल्कुल लेवल पे आ गया, जहाँ कई सालों तक वो पहले पोल्यूशन लेवल नीचे नहीं आ रहा था। यानी हम जहर जो है सांसों से लेते जा रहे थे। पहली बार हमने कई वर्षों में जहर की जगह पे शुद्ध हवा हमने महसूस करी। तो इस सबको कि इसका लेसन ये रहा कि हम ये सब चाहते हैं कि हमको ये मिलती रहे, और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ बात कर रहा हूँ। इसका दूसरा पहलू एक जोड़ना चाहता हूँ कि कई वर्षों से ये हो रहा है कि हमारा जलवायु परिवर्तन इतना तेजी से हो रहा है। ये टेम्परेचर पिछले ये 40 सालों का आंकड़ा है, 40 सालों में बहुत तेज गति से बढ़ा, और उसके लास्ट के 10 सालों में उसकी भी डबल रेट से ये बढ़ा है, और आगे और बढ़ता रहेगा अगर हम पुराना जीवन वापस ले आए तो। और आज कहते हैं कि हमको जिस गति से हम इन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे को एक धरती पर्याप्त नहीं है जो इतना संसाधन आपको, इतनी जनता को दे सके। 4 धरती चाहिए। तो इस बैकग्राउंड में मैं ये कहना चाहूंगा, आप सभी नेहरू युवक केंद्र से जुड़े हुए हैं, और आप डेफिनेटली युवा हैं, आपके दिल में एक धड़कता हुआ हृदय है, और आप चाहते हैं कि इस जीवनदायी स्थिति को हम वापस ऐसा सुधारें कि ये धरती जो है पूरा एक ऐसा सिस्टम बन जाए कि हजारों लाखों सालों तक ये हमें धरती जो है पूरा जीवन देती रहे। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये है, ये 7 एस्पेक्ट्स पे मैं बात करना चाह रहा हूँ छोटी सी 1 मिनट के लिए, कि इस धरती को हरा भरा रखना, ग्रीनिंग ऑफ ऑल द स्पेसेस, यानी धरती जैसी पहले थी, जैसे हमको आज से 50 लाख साल पहले मिली थी, तो ऐसा सोच सकते हैं कि लगभग धरती का 1-1 इंच हरियाली से ढका हुआ था, और तब धरती ने हमको पूरा जीवन दिया, बहुत आनंद से हम रह सकते थे। तो हमें सबसे पहले जितनी भी धरती है उसको वापस हरा करना बहुत ही नितांत आवश्यक है, ताकि धरती उसकी पूरी क्षमता से हमको शुद्ध हवा दे सके। दूसरा है कि हम पोल्यूशन को मिनिमाइज करें, जो वेस्ट हम पैदा कर रहे हैं इतना कबाड़ा, वो उसको खत्म करें, पानी का संरक्षण करें, ऊर्जा की बचत करें, ऊर्जा को बनाए रखें, और जो जैव विविधता है उसको बचाए रखें। ये 6 आयामों के अलावा एक आयाम पे मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय ले रहा हूँ, आधे मिनट का, कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम संसाधनों का सीमित उपयोग करें और धरती को इस लायक बनाए रखें कि धरती इसको जो है हजारों सालों तक हमें जीवन दे सके। हमारा कल्चर ऐसा हो, हमारा खान पान ऐसा हो, हमारा सोसाइटी में मिलना उपयोग, जो हमारी संस्कृति में कहा गया है कि परिग्रह मत करो, यानी जितना संसाधन हमें चाहिए उतना रखो, उससे ज्यादा का संचय करके और धरती का दोहन मत करो। तो ये लाइफस्टाइल की बात है। आजकल ये भी बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो धरती के पर्यावरण के लिए ज्यादा मददगार है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन चीज को पैदा करने के लिए करीब करीब 10 गुना शक्ति चाहिए, 10 गुना ऊर्जा जो है, सूरज की ऊर्जा, धरती की संसाधन, पानी, मिट्टी, सबका जो उपयोग होता है, वो जितना उपयोग एक वनस्पति पैदा करने में होता है उसका 10 गुना सेम अमाउंट ऑफ फूड पैदा करने के लिए अगर नॉन वेज खाएंगे तो होगा। तो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। हमारा फूड सही होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल सही होना चाहिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी इस पेंडेमिक में अपने को देखने को मिली होगी, और आपकी नजर जिस पे जाती है, मेरी नजर एक दिन गई, पेंडेमिक के पिछले 2.5 महीने में या 3 महीने में जो गैस के सिलेंडर बिकते थे उसकी बिक्री 70% ही रह गई, 20% कम हो गई। मान लो लगभग 2/3 हमारा कंजम्पशन हो रहा है, 1/3 खत्म हो गया। अब उससे थोड़ा सा एक इशारा मिलता है, 5-10% ऊपर नीचे तो अपन समझ मिलता है कि इन दिनों में हमारी जीवन शैली कितनी बदली है। हम ये बाजार में कचौरे पकोड़े रेस्टोरेंट वाले जो खाते थे और इतने गैस की भट्टियां जलाते थे,
वो जो है थोड़ा सा उनमें कमी आई। घर में हम जो फालतू तले गुले उल्टी पुल्टी चीजें खाते थे उनमें कमी आई। हमें लगा कि हमें जो है सुरक्षित रहना है, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो हमने अच्छा खाना चालू किया। एक सिलेंडर से ये इंडिकेट हो रहा है। इसी तरह से बहुत सारे जो परिवर्तन आए हैं, हम घरों से रह के काम करना शुरू कर लिए हैं, यानी अनावश्यक जो ट्रेवल है उसको भी थोड़ा कम किया जा सकता है। बड़े बड़े जो आयोजन हो रहे थे, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी, बड़ी पार्टियां होती थी, बड़ी शादियां होती थी, बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी, तो ये सब चीजें अब सीमित हो गई है। तो ये भी एक अच्छा एक संकेत है। यानी हमें सोचना पड़ेगा कि हम जिससे काम चल रहा है उसके बियॉन्ड जाके हम क्यों इतना कंजम्पशन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं समराइज करूंगा कि इन 7 बातों में हमारा पर्यावरण का संतुलन छिपा हुआ है, और इन सारी बातों पर हमें सबको ध्यान देना पड़ेगा, सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूँ सिर्फ एक ग्रीनिंग की बात कर रहा हूँ। हमको ऐसी धरती चाहिए जो आने वाले करोड़ों वर्षों तक हमें बहुत सुखदायी, हैप्पी, हेल्दी, हार्मोनियस जीवन दे सके, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। दूसरा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमें कि हमारे जीवन का गोल क्या है। एक कंफ्यूजन है कि मुझे कितना बड़ा बनना है, कितना बड़ा घर बनाना है, कितनी कारें लानी है, कितना ये जो है पार्टियां करनी है, रहता है कि और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो जिंदगी को इसको बहुत समझना जरूरी है कि हमारी आवश्यक आज से इस धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर कई ऋषि मुनियों ने हमें समझाया कि जितनी आवश्यकता है उतना लीजिए। गांधी जी ने हमें बताया कि जितनी आपकी आवश्यकता है शायद वो पूर्ति हो सकती है, लेकिन आपकी ग्रीड का कोई अंत नहीं है, उसको सीमित करना पड़ेगा। और ये हम जो 7 बातें हैं उस पर बात करिए। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं कि हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करना किसको पड़ेगा, ये सवाल उठता है। और अक्सर कई बार बातें करते करते लोग देशों को, सरकारों को, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की ओर उंगली उठाते हैं कि आपको करना है, माना उनको भी कुछ करना है। गैर सरकारी संस्थाओं से, इंडस्ट्रियलिस्ट से आशाएं रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम है कि हमको व्यक्ति से सबको करना है, और थोड़ा सा अपने समुदायों को जोड़ के करना है। मैं कहूँगा इंडिविजुअल्स का काम सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट काम है इंडिविजुअल्स को जोड़ना। और इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी सी बनाई है। अभी 1 महीने का एक अभियान है, जब हरियाली के ऊपर जुड़ना है। फिर इस अभियान को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे अपन लोग जुड़ते जाएंगे, लोग आपस में काम करते जाएंगे, हम इसको लंबा चलाएंगे। कुछ पर्टिकुलर एक्शंस की बात करते हैं। आज की हमारी थीम थी ग्रीनिंग, द चैलेंज ऑफ ग्रीनिंग। यानी पहला उद्देश्य तो अपन ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें ग्रीन सब जगह करना है। उसके लिए हमारी विजन ये है कि हमें कम से कम शहरों में जो बिल्डिंग्स होती है या जो रोड्स होते हैं, ये सारी चीजें 50% से कम एरिया में होनी चाहिए, और जो हरियाली है वो कम से कम 50% से ज्यादा एरिया में होनी चाहिए, ताकि हमारा वातावरण वहां पे सही हो सके। और जैसे ही शहरों से बाहर निकले, हमको सारी जगह को हरा भरा करना है ताकि वो शुद्ध हवा मिले। हरियाली हमें प्योर एयर देती है, क्लीन वाटर देती है। पहाड़ों से छन छन के पानी जो आता है वो शुद्ध पानी हमको, पहाड़ में हरियाली होगी तो मिलेगा, हरियाली नहीं होगी तो गंदा पानी मिलेगा। अभी गंगा जो साफ हुई है तो वो ऊपर के पहाड़ों में से जो मिट्टी का डिस्टरबेंस कम हुआ, जनता का आना जाना कम हुआ, रोड पे ट्रैफिक कम हुआ, वो सारी गंदगी जो पानी में जा रही है उसको कम किया है। तो हरियाली से भी पानी साफ होता है। तीसरा है कि मिट्टी, जो इस धरती की जो मिट्टी है, वो अगर वनस्पति है तो वो बची रहती है, और उसी मिट्टी में हमारा भोजन पैदा होता है, हमारे सब कुछ पैदा होता है। तो ये हवा, पानी और मिट्टी को बचाना है, तभी हमारा जीवन बचेगा, और हमें हेल्दी रहना है, नेचर फ्रेंडली रहना है। ये हमारा विजन है। आज की चर्चा का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपके माध्यम से हम लोगों में इंटरेस्ट पैदा करें, इंस्टीट्यूशंस में पैदा करें, जिनमें ग्रीनिंग का अभियान चले, नेचर फ्रेंडली लाइफस्टाइल से जीने का अभियान चले। हम लर्निंग और शेयरिंग करना चाहते हैं आपस में। आपको कुछ अच्छी जानकारी है, आप शेयर करिए, हमारे पास कुछ जानकारी है, हम शेयर करेंगे। सब मिलके शेयर करके साथ साथ चलेंगे। कभी ऐसा मत कहिए कि हम आपके पीछे हैं।
पीछे वाले आदमी का कोई भरोसा नहीं है, साथ चलने वाले आदमी का पूरा भरोसा होता है। तो दोस्तों साथ ही चलना है, हर काम साथ मिलके करना है, लर्निंग करना है, शेयरिंग करना है। और आज हम जो फोकस करेंगे वो बिल्कुल अभी जो इस महीने के दौरान हमें काम करने चाहिए, करेंटली रिलेवेंट, अभी जो रिलेवेंट है उनके ऊपर साइंटिफिक टेक्निकल बात करेंगे, और जिससे हमारी आगे की सफलता बढ़ सके और आगे से आगे हम सीख सकें। अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, बार बार शायद मैंने रिपीट भी किया है, हरियाली कहाँ करनी है? आप किसी के गांव के पहाड़ में कर दो, जंगल के डिपार्टमेंट के वहां पर कर दो, बाकी जगह नहीं करनी है। मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि हमारा घर जब बनाया था, किसी ने भी जो घर बनाया था तो उस जमीन पर जो हरियाली थी उसको नष्ट करके फिर घर बनाया। तो आपके घर के ऊपर छत बन चुकी है, छत आपके बालकोनी बन चुकी है, आपके वर्टिकल वॉल्स बन चुकी, इन सबको हरा करना है, घर के बाहर करना है। रोड, रेलवे, ओपन जो भी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, जो भी जगह है, खाली जगह है जहाँ पे भी बिल्डिंग नहीं है, उसको हरा भरा करना है। ओपन लैंड्स तो करनी ही करनी है, पहाड़ियां, हरी भरी सब तो करना ही है, लेकिन अपने घर को भी हरा भरा करना है। इसके लिए ये मैं 5 छोटे छोटे मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहले घर पे गार्डनिंग करने की छोटी सी बात करूंगा। दूसरा बात करूंगा कि हम बीज के माध्यम से ही बहुत बड़ा हरा करने का अभियान चला सकते हैं, और उससे उतना हासिल कर सकते हैं जितना पेड़ लगाने से भी नहीं कर पाएंगे हम। दूसरा तरीका है ब्रांच प्लांटिंग का, तीसरा है पेड़ लगाने का, ट्री जो प्लांट्स अपन लगाते हैं, और चौथा है ये सारी चीजें नहीं किए हुए, बिना कुछ किए हरा भरा करने का। ये 5 बातें मैं विशेष तौर से आज करना चाहूंगा ताकि हम इस ग्रीनिंग के चैलेंज को पूरा कर सकें। और ये 5 बड़े टेक्निकल बातें हैं, साइंटिफिक बात है, इजीली पॉसिबल है, और ये हम जो है इसके ऊपर, अच्छा ग्रीनिंग जो करना है वो किसको करना है, और क्या ये ऑप्शन है कि कोई घर वाला कैसा, मैं तो घर में कुछ नहीं लगाऊंगा, कोई कहे कि मैं घर के बाहर एक पेड़ नहीं लगाऊंगा, तो उसको पूछो भैया तेरे को सांस लेने या नहीं लेने के बीच में कोई ऑप्शन है क्या? आपकी चॉइस होगी, भी आपकी मर्जी आई तो सांस लेऊंगा, नहीं आई तो नहीं लेऊंगा, मैं फिर भी जिंदा हूँ। अगर जिंदा रहना है और सांस लेना है तो ऑक्सीजन तो पैदा करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपके लिए कोई दूसरा आके पैदा करेगा। हर जगह पे हर जने को इन्वॉल्व करना है, कोई कितना बड़ा रईस हो, कितना बड़ा कमजोर हो, कुदरत कहती है मैं सबका साथ दूंगी, सबको इसमें इन्वॉल्व होना है, सारे जगह पे करना है। और इसको इसलिए हमको अपनी ऑक्सीजन को अपने घर के बाहर पैदा करनी है, तो हमको सबसे पहले घर को हरा भरा करने की बात करनी पड़ेगी। इज एवरीवन रेडी, विलिंग एंड कमिटेड, ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। आज आपको लगता है क्या कि इस अभियान में सब जने तैयार हैं? क्या सब जने रेडी हैं? सब जने विलिंगली करना चाहते हैं? सब जनों में कमिटमेंट है? हो सकता है आपका उत्तर आए कि नहीं साहब, बहुत सारे नहीं है। तो उसको हासिल करने के लिए हमारा चैलेंज है कि हमें हर जने को मोटिवेट करना पड़ेगा, हर जने को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यही हमारा चैलेंज है। मैं एक सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हमारा चैलेंज ये नहीं है कि हम कितने पेड़ लगाएं, हमारा चैलेंज ये है कि सबसे पहले उस आदमी के दिल में पेड़ लगाएं जो कहे कि मुझे हरियाली करनी है। अगर आदमी के दिल में लग गया तो जमीन पे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। सबसे पहला हमारा काम है उसको मोटिवेट करना। तो ये होम गार्डनिंग की बात कर रहा हूँ। होम गार्डनिंग कहाँ करनी चाहिए? घर पे, छत पे, बालकोनी में, अपने ऑफिस में, इंडस्ट्री में, सब जगह। इस उदाहरण से, इस चित्र से मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में डिवोटेड होके उसने छत भी ऐसी बनाई कि छत के ऊपर भी हरियाली है, छत के ऊपर भी ऑक्सीजन पैदा हो रही है। कुदरत की जो सोलर लाइट आ रही है, सूर्य की जो ऊर्जा आ रही है, उसको ये पौधे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आपके लिए कार्बन उसमें संचित कर रहे हैं, आपके लिए कुछ हरियाली पैदा कर रहे हैं और बदले में ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इसने बालकोनी में, छत में, सब जगह, चारों तरफ कोई जगह इसने नहीं छोड़ी, चारों तरफ इसने हरियाली कर रखी है। दैट मीन्स कि ये हमारा टारगेट है कि हमको भी हर जगह हरियाली करनी है। हम कहते हैं कि हम सब फ्लैट्स में रहते हैं, हम छोटे से मकान में रहते हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमारे पास तो कोई छोटी सी तो बालकोनी है, छत भी नहीं है, हम तो फ्लैट्स में रहते हैं। दोस्तों, फ्लैट्स में भी आप हरियाली अच्छे से पैदा कर सकते हैं। आपके पास पूरी वर्टिकल वॉल है, ऊपर से लेके नीचे तक लटकाइए, हर मंजिल वाला लटकाए तो पूरी बिल्डिंग नहीं दिखेगी, आपकी पूरी बिल्डिंग हरी हो जाएगी।
ये कोई एक दिन का पौधा नहीं है। इस पूरी बालकोनी में आप देखिए 5-5, 10-10 साल के पेड़ हैं जो आपको बालकोनी में वहीं आपको शुद्ध हवा दे रहे हैं। इट इज पॉसिबल एवरीवेयर दोस्तों। ये एक मंजिल से दूसरी मंजिल की बीच में आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आप क्लाइंबर्स लगा सकते हैं। कुदरत ने ऐसा नायाब तरीका बनाया है कि आप पेड़ को जमीन पे लगा सकते हैं, लिटा के लगा सकते हैं, खड़ा करके लगा सकते हैं। एक बड़े पेड़ों के नीचे छोटे पेड़ हो सकते हैं, छोटे पेड़ों के नीचे और छोटे हो सकते हैं, उनके नीचे कोई झाड़ियां हो सकती है, हर्ब्स हो सकती है, स्hrubs हो सकती है, क्लाइंबर्स हो सकती है। हर तरह की चीज कुदरत ने पैदा करी है। आपको ऑक्सीजन की तरह तरह की फैक्ट्रियां बनाई है। तो हमें वर्टिकल भी करना चाहिए। होम गार्डनिंग के अंदर हम एक चर्चा करने वाले हैं कि हमें हर महीने क्या करना चाहिए, कौन सी वेजिटेबल्स लगानी चाहिए, कौन से फ्रूट्स, कौन से हर्ब्स। आप तुलसी, लेमन ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, कई तरह की चीजें जो घरों में लगा सकते हैं। हरा धनिया, मेथी, पालक, पुदीना बड़े आराम से पैदा कर सकते हैं। कई तरह की सब्जियां, आप लौकी, तुरई, करेला, टिंडा की आप बेल लगा लीजिए, आपको घर में मिलेगा। टमाटर लगाइए, भिंडी लगाइए, बहुत तरह की सब्जियां मिलेगी। लोग घरों पे फ्रूट्स लगाते हैं, केला, पपीता, अनार, नींबू, मौसमी, छोटे छोटे 2-2 फीट के गमलों में ये आराम से पैदा हो सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। कोई कहे मेरे को तो बहुत ही कम पैसा है, आपके घर से पुराने निकले हुए डब्बे, कोई पेंट के डब्बे, कोई बाल्टियां, कोई प्लास्टिक की चीजें जो भी आई हुई है, बॉटल्स, किसी में भी आप ये गार्डन लगा सकते हैं। बहुत तरह के हैं। टाइमली ऑपरेशंस क्या हो, पानी में पौधा लगा सकते हैं, आप छत पे फ्रूट गार्डन लगा सकते हैं। तो ये सारे मुद्दों के ऊपर हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं। आज मैंने जो विषय अपने यहाँ चुना है वो ट्री प्लांटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, फॉरेस्ट पे किया है। और ये जो हर्बल होम गार्डन जो लगाने का है, इसके ऊपर इस संडे को, परसों के दिन सुबह 11 से 12:30 एक बहुत डिटेल वर्कशॉप होगी, जिसमें ये वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल कैसे लगाएं, घर पे कंपोस्ट कैसे बनाएं, वेस्ट मटेरियल में कैसे लगाएं। जो शुरुआत कर रहा है, बिगिनिंग करने वाला है, उसको भी इसमें पूरी जानकारी देंगे। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत आसानी से लग जाते हैं। गिलोय का पौधा कहीं मिट्टी में उसको टच हो गया, ना आपसे खाद मांगेगा, पानी भी आप भूल जाओगे तो ज्यादा परेशान नहीं करेगा। 5-5, 7-7 दिन में एक बार पानी दे दोगे तो भी चल जाएगा। हरियाली जरूर कर देगा, ऑक्सीजन जरूर दे देगा। हमारे पास कम टाइम है तो आसान लगाने के पौधे हैं, ज्यादा टाइम है तो और भी तरह तरह के पौधे हैं। इन सब चीजों के बारे में उस दिन पूरी डिटेल से चर्चा होगी। और उसका जो एड्रेस है वो फेसबुक पे आपको ग्रीन विजन ऑफ अर्थ लिखना है, नोट कर लीजिए, ग्रीन विजन ऑफ अर्थ। यानी याद रखने के लिए है कि इस धरती का वो मेरा सपना जो बिल्कुल धरती हमेशा हरी हो, यानी ग्रीन विजन ऑफ अर्थ। facebook.com/ग्रीन विजन ऑफ अर्थ आप लिखेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा। और 11 बजे आप जब आएंगे तो वहां पे एक वीडियो आपको चलता हुआ लाइव मिलेगा, मैं वहां पर आपको मिलूंगा और भी लोग मिलेंगे। तो इसके ऊपर डिटेल से जानकारी आपको उस दिन दी जाएगी। इसको जरूर ज्वाइन करें। और इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये एक लिंक है। वैसे आप तरुण जी के थ्रू, अगर इन्हीं के थ्रू कर देते हैं तो इस लिंक की भी जरूरत नहीं है। आप इस बस केवल फेसबुक के पते को नोट कर लीजिए और इसको जरूर से ज्वाइन करिए और लोगों को शेयर करिए। ये मैसेज मैंने तरुण जी को शेयर कर दिया है, शायद उन्होंने आपको भी शेयर कर दिया होगा। और आप इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। हमारा स्वार्थ ये है कि हर घर वाला ऑक्सीजन पैदा करे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी ऑक्सीजन में मेरे घर पे पैदा करके और मना कर दूं कि तू दूसरे के घर मत जाना। कुदरत ने ऐसा बनाया है कि ये हवा, पानी, भूमि सबको सबके लिए खुला बनाया है, तो हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों सबको आप जरूर से खबर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में आए और इन चीजों को सीखे। बिगिनर भी आए, जिसको ABCD भी नहीं आती, कभी कुछ भी नहीं किया, वो भी जरूर आए ताकि वो इसमें शुरुआत कर सके। और अगर आप में से किसी के पास अच्छा होम गार्डनिंग का वीडियो हो, आपके पास कोई जानकारी हो, तो आप 1-2 मिनट का वीडियो हमें भेज सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं लास्ट में आपको दूंगा एक तरीका, तो उससे आप इसको, आपके पास अगर अच्छा हो कोई भी, आपके पास YouTube से हो, आपके पास किसी वेबसाइट से हो, आपका खुद का बनाया हुआ हो या आपने किसी के घर देखा हो, जरूर शेयर करिए ताकि उसको हम दूसरे लोगों को शेयर कर सकें। आप खुद अपना वीडियो बना के भी शेयर कर सकते हैं, बस 1-2-3 मिनट से ज्यादा ना हो, ताकि लोगों को इसकी अच्छी जानकारी मिल सके।
आज हम ये दूसरे कैंपेन के बारे में बात कर रहे हैं कि बीजों से हम काफी बड़ा फॉरेस्ट पैदा कर सकते हैं। दोस्तों बात यहाँ से शुरू करूंगा कि आपने देखा होगा, एक बरगद का पेड़ जरूर देखा होगा। एक बरगद के पेड़ पे, एक पेड़ पे 1 करोड़ से ज्यादा बीज लगते हैं। बहुत बारीक बारीक नन्हे नन्हे बीज होते हैं और कुदरत का करिश्मा है कि वो बीज चारों तरफ फेंक देते हैं। हर साल बरगद अपने बीज पैदा होता है और हर साल फेंक देता है, लेकिन उनमें से जो उगते हैं वो तो करोड़ों में से इक्के दुक्के ही उगते हैं। अगर करोड़ों के करोड़ों बीज उग जाते तो इस धरती पे बरगद के अलावा कुछ नहीं होता। तो कुदरत का सिस्टम है कि ज्यादा सीड पैदा करो जैसी डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसमें, ताकि कोई ना कोई उसका जिंदा रह जाए। हमें इससे ये सीखना है कि बीज को सुटेबल एनवायरनमेंट हम दे दें तो जितना बीज उसका उग रहा है उससे ज्यादा बीज उग सकता है। तो इसके लिए साथियों, ये जो सीड कलेक्शन का सबसे पहला काम है कि इन दिनों में जो पेड़ों के बीज, जो झाड़ियों के बीज आपके आसपास गांव में, शहरों के आसपास कहीं पर भी मिल रहे हैं, उनको इकट्ठा करना चाहिए। फिर उनको सोइंग करना है तो उसके लिए सीड बॉल्स भी बना सकते हैं। कौन से बीज को कहाँ बोना है, किस महीने में बोना है, कैसे बोना है, इसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। जो एक बीज बोने का एक तरीका है उसके बारे में भी मैं दोबारा बात करूंगा, लेकिन अभी छोटा सा आपको बोल रहा हूँ कि लोग, ऐसा कई जगह सुनाई देता है कि लोग कहते हैं आप बीज इकट्ठा करो, मुट्ठी भर के कहीं फेंक दो, कोई ना कोई बीज उग जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फेंके हुए बीज हैं उसके उगने की संभावना ऑलरेडी बहुत कम है। तो इसलिए हमें सीड को उगाने से पहले एक छोटा सा मिट्टी का ढेर, 1 फीट बाई 1 फीट का या थोड़ा सा उससे कम एक ढेर बना लेना चाहिए, और जो खड्डा सामने खोदते हैं उसके पीछे की तरफ, नीचे की तरफ ढेर बना लें। इसका मेरे पास एक वीडियो भी है, लेकिन आज मैं उसको शायद नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि माउंट बोलते हैं हम इसको। छोटा सा माउंट बना लें और उस माउंट के टॉप पर बीज 1 आधा इंच नीचे बीज डाल दें, बॉटम पे डाल दें, बीच में डाल दें, अलग अलग जगह, एक के बजाय आप 5, 6, 7 बीज अलग अलग जगह पे उसमें डाल दें। अगर बारिश कम आएगी तो वो खड्डे के अंदर वाला बीज उगेगा, बारिश ज्यादा आएगी खड्डा भर जाएगा तो पानी ऊपर तक आएगा, ऊपर का बीज उगेगा, कोई ना कोई बीज उसमें से उगने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस मेथड से हमें बीज जो उगाना चाहिए। और आगे जो खड्डा, आगे का मतलब है कि जिस तरफ से पानी का ढाल है, अगर ऊपर से पहाड़ी की तरफ से हल्का ढाल और पानी आ रहा है तो खड्डा ऊपर की तरफ से हो, मिट्टी नीचे की तरफ हो, ताकि वो उसके ऊपर जो है उसको पानी मिलता रहे और एक से ज्यादा बीज बो दें। तो ये सीड सोइंग के बारे में पहला चीज की जरूरत है कि हमें सीड को कलेक्ट करना पड़ेगा। सीड की व्यवस्था के लिए आपका सबसे आसान तरीका है कि आपके आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आसपास के पार्क में, खाली जगह में तरह तरह के पेड़ जो भी उगे हुए हैं, किसी न किसी का बीज लगभग हर महीने गिरता है। उसका बीज, आप नीचे गिरा हुआ बीज है इकट्ठा कर लीजिए, डाली पे है थोड़ा डाली हिला के ले लीजिए, नहीं तो एक लकड़ी लगाई है और लकड़ी से उसको पोट को टच करेंगे नीचे आ जाएगा। आजकल अमलतास के बीज आ रहे हैं, तो अमलतास की फली ऊपर लटकी रहती है, एक बांस से थोड़ा सा उसको टच करेंगे वो फली नीचे आ जाएगी। सेंजना की फली के आ रहे हैं, सेंजना की फलियां ऊपर लग रही है, सूख गई होगी, उसको थोड़ा सा लकड़ी से टच करिए वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से आपको बीज को अभी इकट्ठा करना है। नीचे गिरा हुआ बीज है वैसे इकट्ठा कर लीजिए, बीज थोड़ा साफ होना चाहिए। आपको एक बात बताऊं कि राजस्थान में या हमारे इलाके के आसपास वाले राज्यों में गर्मी के दिनों में बीज काफी आता है। मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीनों में बहुत सारे पेड़ों के बीज आते हैं। आप गुलमोहर देखेंगे, जकरंडा देखेंगे, आप बबूल देखेंगे, आप सेंजना देखेंगे, आप पारस पीपल देखेंगे, कटकरंज देखेंगे, करंज देखेंगे। इन अधिकांश प्रजातियों में बीज अभी गर्मी में आके पैदा होता है, पकता है। तो अभी एक बेस्ट टाइम है, और अभी भी जो समय निकला है तो पेड़ों के आसपास कहीं ना कहीं आपको बीज मिल जाएगा, उसको आप अभी भी इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा जो मेजर टाइम है वो है बरसात से पहले का, प्री रेनी सीजन। अभी कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि जो समर में बीज आते हैं उनके बीजों का अंकुरण कई महीनों तक रहता है, 6 महीने, अगले साल तक भी बीज उग जाएंगे। लेकिन जो बीज बारिश के दिनों में आते हैं
अभी आप देखेंगे कि आप बाजार में लसोड़ा मिलने लग गया है, करौंदा भी आने वाला होगा, जामुन आने लग गया है, आम आने लग गया है। तो ये जो बीज हैं जिनके फल अभी पकते हैं जस्ट बारिश से पहले, कुदरत ने इनको एक सिस्टम दिया है कि भैया बारिश से जस्ट पहले पैदा होना और बारिश के समय जमीन पे गिर जाना और बारिश में वापस पैदा हो जाना। अगर इस सीजन में नहीं हुआ तो वो बीज पड़ा पड़ा अगले साल जर्मिनेट नहीं होगा। जबकि जो समर में या पहले पैदा होते हैं वो बीज इतना कठोर और ऐसा होता है कि वो एक आध साल तक भी पैदा हो सकता है। यानी ये है अंकुरण क्षमता कम वाले बीज, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। ये बीज अभी इकट्ठा हुआ और अभी ही अपने को बोना पड़ेगा। नीम का निमोली जब आएगी तो बारिश के जस्ट पहले आएगी, 5-7 दिन पहले खूब सारी निमोलियां गिरी रहेंगी और पेड़ के नीचे उनमें से थोड़े से दिन में 5-7 दिन में कई सारे नीम के बीज उग जाएंगे। तो आप उगे हुए बीजों को भी पौधों को लेके कहीं लगा सकते हैं। आप निमोलिया उसके नीचे से इकट्ठी करके ले सकते हैं। तो अभी इस सीजन में जितने भी पेड़ हैं उनके बीज इकट्ठे होने के तुरंत बाद मतलब 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में उनको बो देना चाहिए। तो ये हुआ ध्यान रखने वाली बात। आगे मैं चर्चा करूंगा कि हमें जब बीज इकट्ठा करना है तो हमें अगर 100 पेड़ आसपास हैं तो हमें सबसे हेल्दी पेड़ लेना चाहिए, जिसका तना मोटा हो, पेड़ सीधा जा रहा हो, उसके क्राउन बहुत अच्छा फैला हुआ हो, सुंदरता हो। ये नहीं कि आड़ा टेढ़ा, आधा कटा हुआ, बांका, उसके खूब हमें बीज नहीं लेना चाहिए। और ये थोड़ा सा किसान का पहलू है। अगर आप गांव में काम करते हैं तो कुछ पेड़ों में से उसकी टिम्बर निकलती है, लंबी लकड़ी चाहिए, बबूल में से निकलती है, आपके कुमट में से भी निकलती है, रोइडा में से निकलती है। तो उनके ऐसे पेड़ चुनो जिस पेड़ की लंबाई ऊंची हो, ताकि उसका तना लंबा और सीधा हो। और जिसमें हमें छाया चाहिए या गांव में जिनको छंगाई करने की जरूरत हो, वो पेड़ थोड़े से छोटे लेकिन मोटे होने चाहिए। इस तरह का आप ध्यान रखें। मैं कुछ पेड़ों के चित्र दिखा करके आपको प्रेरित करना चाह रहा हूं कि इन दिनों में आप इनका बीज इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है जंगल जलेबी, आपने अभी महीने 2 महीने पहले जंगल जलेबी खाई होगी। जलेबी के जैसे आकार की पोड होती है, बहुत अच्छी मीठी लगती है और उसके अंदर दालिये जैसा बीज होता है। ये राइट में बरगद का है। बरगद के अभी 2 महीने पहले से बीज आ गए होंगे, 2-3 महीने पहले बीज निकल गए इसके, अभी भी इसके उगे हुए। ये अंजीर के बीज अभी आते हैं। ये पापड़ी है, ये इसको चुरेल भी बोलते हैं जो राइट साइड में है, बंदर बाटी भी बोलते हैं। ऐसा इसका बहुत हल्का बीज होता है, हवा में उड़ जाता है। एक रोटी जैसी बीच में बनी हुई है, रोटी के चारों तरफ एक तितली के जैसे पंख है इसके, हल्का बीज होता है। तो ये भी बहुत अच्छा पेड़ है, बहुत हार्डी है। ये है करंज का पेड़ है लेफ्ट साइड में, करंज से बायोडीजल भी बनता है। राइट साइड में ये आपका अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन का ये फल ऐसे गिर जाते हैं। इधर ये सीरस का पेड़ है लेफ्ट साइड में, इधर ये ऑस्ट्रेलियन बबूल का पेड़ है, इनके बीज इकट्ठे होते हैं। केशिया साइमिया का पेड़ है ये, इधर ये भी इमली का पेड़ है राइट साइड में। और ये आपका जो है बबूल का पेड़ है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में बांस के बीज हैं। बांस के बीज तो अभी गर्मी के अंदर आ चुके होंगे अर्ली। और ये अर्डू का पेड़ है लेफ्ट साइड में। अर्डू के चौड़े पत्ते होते हैं, बकरी को खिलाते हैं लोग जयपुर के आसपास में काफी, और बहुत फास्ट ग्रोइंग है ये। और ये इधर कचनार का है। ये इन सबको मैंने इसलिए अभी दिखाया है कि अभी पिछले दिनों में इनके बीज आए होंगे। तो ये आपको एक पेड़ जो इधर दिख रहा है, ये है सेंजना का पेड़ है। सेंजना की फलियां बहुत हेल्दी मानी जाती है और इसके कैप्सूल्स जो है, मोरिंगा कैप्सूल्स, इंटरनेशनली बहुत हाई वैल्यू में बिकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सुपर फूड। इसके पत्ते भी काम आते हैं, इसकी फलियां जो आपके सूप में, ये सांभर में साउथ इंडिया में बहुत यूज होती है। ये बहुत ही एक्सेप्शनल हेल्दी ट्री है, तो इसको भी हम बीज अभी इकट्ठा कर सकते हैं। ये डेलोनिक्स है बंधुओं, और ये है अभी थोड़े बारिश में आने वाले बीजों के 2-4 वो भी मैंने फोटो लिए हैं। ये जामुन का पेड़ है। इधर नीम का पेड़ है, नीम में ये अभी फूल आ रहे हैं अगले महीने, इसकी 10-15 दिन में निमोलिया काफी मात्रा में आ जाएगी। नीम को लगाना है तो वहां से लगाइए। ये महुआ का पेड़ है, ये इधर आम का पेड़ है, ये इधर जो है मोलसरी का पेड़ है। तो दोस्तों इस तरह से कई, ये उदाहरण के लिए 2-4-10 फोटो दिखाए हैं। आपके आसपास जिस भी पेड़ का बीज मिले, हमें अगर हरा भरा करना है तो उसको, हमें किसी भी प्रजाति का बीज मिले उसको लेके हमें लगाना चाहिए।
बस ध्यान ये रखना है कि सही चीज का बीज सही जगह पर लगे। यानी अगर आपको मैं उदाहरण दूं, जैसे जामुन है या करंज है, आम है, तो ये सारे पेड़ जो है जहाँ पानी का बहाव है या नाला है या वेली है वहां लगता है, या फिर आप घर के आसपास लगा रहे हैं तो जहाँ आप थोड़े दिन पानी पिला सकते हैं तब लगेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर बबूल है, कुमठा है, रोंज है, जंगल जलेबी है, चुड़ैल है, तो ये बहुत कम पानी की जगह पर भी ऊपर वाली मिट्टी पे लग जाएंगे। कुछ पेड़ होंगे जो पहाड़ों के ऊपर भी लगते हैं, तो वो ऊपर वाले चीज ऊपर ही लगेंगे। एक मैंने आपको बताया था कि माउंट बना के सीड सोइंग करना चाहिए, उसको सीड बेड मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये जो है आपको अच्छी तरह से सीड तैयार करके अगर सोइंग करेंगे तो जर्मिनेशन बीज का काफी ज्यादा होगा, और ऐसे ही फेंक देंगे तो वो हजारों में से मुश्किल से एक आध बीज उगेगा। और ऐसा पैलेट वगैरह बना के, आगे पैलेट बनाने की बात करूंगा, तो वो करके आप अगर सोइंग करेंगे, माउंट बना के करेंगे, तो कहते हैं कि 50% तक पौधे आपके उससे जिंदा हो सकते हैं। और सीड लगाने की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट एक पेड़ पौधा तैयार करके खड्डा खोद के लगाने की कॉस्ट से दोस्तों मुश्किल से 1-2%, 3% आएगी। तो हम बहुत बड़ी जगह पर इसको कर सकते हैं। हमें ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, सीड पैलेट भी बना सकते हैं। ये मैं 2-3 फोटो दिखा रहा हूँ आपको सीड सोइंग के। ये लेफ्ट साइड में ये बीज गिरे हुए हैं बबूल के। बबूल की पातड़ी आप सब लोग जानते होंगे, पचकूटे में भी इसका उपयोग होता है। अगर आप फरवरी मार्च में जब ये कच्ची होती है, पातड़ी को तोड़ के अगर सुखा लें और उबाल के इसका टॉक्सिन्स निकाल के और फिर थोड़ा सा सुखा लें, तो पचकूटे में इस सब्जी का बहुत उपयोग होता है। इसी जगह पे ये बीज जो गिरे, ये कुदरती, ये बबूल का एक पेड़ दिख रहा है जिसके आपको ये धागा सा भी बंधा हुआ दिख रहा है, उसी जगह पे ये जो है ये पेड़ उगा है। मैंने आपको ये दिखाया था कि ये देखिए ये पेड़ उगा, और आपको साइड में ये दिख रही होगी ये वीड्स उगी हुई है। तो उसी स्थान पर ये जो है ये बीज अपने आप उग गया और कुदरती पेड़ बन गया है। दूसरी साइड में ये रेलवे डब्बे के सामने आपको दिख रहे हैं ये नीम और बबूल के जो पेड़ हैं, ये मैंने 14-15 साल पहले केवल बीज बोया था। ये जो रेलवे की दीवार है उसके अंदर के साइड में उस समय दीवार कम थी, और पूरा 1 किलोमीटर की लंबाई में मैंने जब घर बनाया तो मेरे सामने ही है ये। तो मैंने एक मजदूर को बोला, यार तो ये आधा किलो बीज नीम का और आधा किलो बबूल का है, तेरे को हर जगह जा जाके इसको बोना है, तेरे को मैं 1 दिन की बजाय 2 दिन की मजदूरी दूंगा। मैंने उसको 500 रुपये पकड़ाया और उसने लगातार बीज बो दिए अच्छे से। और दोस्तों आज भी उसके 25-30 पौधे जिंदा है, कुछ रेलवे की दीवार बनी उसमें चले गए। तो केवल सीड सोइंग से हम बहुत बड़ा फॉरेस्ट पैदा कर सकते हैं, हमारे गलियों में पैदा कर सकते हैं, हमारे ये रेलवे लाइन के सहारे है, सड़क के किनारे है, कहीं पार्कों में है, खाली बीहड़ जमीनें हैं उसमें है। तो जहां बड़े आसानी से आप बीज को कर सकते हैं। बीज को सोइंग करना है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए कि जैसे बीज हमने सोइंग किया और माउंट बना के, तो वहां बकरी गाय आने का अगर डर हो तो थोड़े से कांटे कूटी उसके ऊपर रख दीजिए। किसी बबूल के कांटे, रोंज के कांटे, जूलीफ्लोरा के कांटे, किसी के भी कांटे थोड़े से रख के उस पर रख दीजिए ताकि उसको मवेशी नहीं खाएगी। और उसके ऊपर बाद में बार बार जाइए, हर 10-15 दिन में, महीने में जाके देखिए थोड़ा बड़ा हुआ है तो उसके आगे जो खड्डा है वो फिर दोबारा बना दीजिए ताकि उसमें रेन वाटर इकट्ठा हो सके, और इससे वो जो बीज का जो पेड़ है वो अपने आप चल पड़ेगा। दूसरा काम हम कर सकते हैं कि बीज बुआई के लिए हम सीड बॉल्स बना सकते हैं। कई बीजों के पेड़ बॉल्स बनाते हैं, इसकी मैं छोटी सी चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, बच्चों को इसमें बड़ा मजा आता है। आप ये देखिए, मैं बच्चों के आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ। ये बच्चे जो है खूब एंजॉय के साथ आपस में गेम में ये सीड बॉल्स बना रहे हैं। तो ये जो सीड बॉल बनाने का काम है ये हमारे घर में भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, और आजकल ये बिल्कुल सही समय है। जो हल्के बीज हो सकते हैं, छोटे बीज हो सकते हैं, उनके सीड बॉल बनाने चाहिए, और जो हार्ड बीज होते हैं उनको ट्रीटमेंट करके बनाना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें एक सॉइल और काली मिट्टी। अभी हम अगर राजस्थान को देखें, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप राजस्थान के डिफरेंट इलाकों में से होंगे, तो जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का वहां पर मिट्टी काली ऑलरेडी है, वहां पे मिट्टी में रेतीला हिस्सा कम है। लेकिन आप इधर जयपुर से लेके नॉर्थ में चूरू, नागौर,
और पूरा जैसलमेर तक जाएंगे तो उस इलाके में मिट्टी जो है आपकी रेतीली है, तो वहाँ पे क्ले ज़्यादा मिलानी है। और जैसा साउथ राजस्थान का एरिया, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ी सेंड मिलानी पड़े, ताकि वो दोनों मिलके एक अच्छा मिक्सचर हो जाए। और उसमें एक हिस्सा खाद का और मिला दें, अच्छी सड़ी हुई खाद, तो उसको मिक्स करके और उसमें पानी डाल के जैसे आटा गूंथते हैं वैसा गूंथ लीजिए और थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए उसको, और एक जैसे बॉल बनती है वैसी बॉल उससे बनने लग जाए, न तो वो ज्यादा बिखरे न लिपटे। बीच का जैसे लेडीज को आटा बनाने का एक एक्सपीरियंस होता है, उसी तरह से आपको एक टेनिस की बॉल जैसी बॉल बनानी है। जो बारीक बीज होते हैं वो उसको पूरे मिक्सचर में मिक्स कर दें, और जो बड़े बीज होते हैं उसके लिए एक बॉल बनाएं मिट्टी की, और उस बॉल के बीच में आप दबा के और बीज को अंदर डाल दें, बॉल को वापस पैक कर दें। जैसे अर्जुन का बीज है तो काफी बड़ा बीज है, करंज का बीज है तो बड़ा है, तो जामुन का बीज है तो बड़ा है, इसका आपका लीची का बीज है तो बड़ा है, चीकू का बीज है तो बड़ा है। तो ये बड़े बीजों को आप बीच में डाल दीजिए, और अदरवाइज बहुत बारीक बीज है, जैसे चुड़ैल का बीज है उड़ता है, या आपका बरगद का बीज है एकदम बारीक है, उसको पूरी मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। वो आराम से मिक्स हो जाएंगे, काफी मात्रा में अच्छे बीज डाल दीजिए, और उसकी फिर धीरे धीरे जो है अलग अलग बॉल्स बना दीजिए, और बॉल्स बना के और उनको छाया में सुखा दीजिए। कुछ बॉल आप छोटी और मीडियम आकार की बना सकते हैं। ये देखिए कुछ बॉल के चित्र हैं ये, तो ये जैसे ये बॉल बनी हुई है, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी चपटी है, राइट साइड में जो है ये थोड़ी सी गोल जैसी है। ये अंदाजे से 1-2 इंच 3 इंच मोटाई की बॉल हो सकती है, बीज की आवश्यकता को देखते हुए। ये एक और साफ आपको इसमें दिख रहा है, तो ये इस तरह से एक बॉल बनाने का आपको आइडिया लग रहा होगा। ये जो लेफ्ट टॉप का चित्र है, इससे आपको पता लग रहा है कि ये बॉल बनानी कैसे, मिट्टी को कैसे मिक्स करना है, और खाद, मिट्टी और आवश्यकता अनुसार रेती मिला के, थोड़ा पानी मिला के उसको बॉल बनाइए। ऐसे ये सारी बॉल इकट्ठी हो जाएगी। इनको छाया में सुखा दीजिए, ताकि जो है ये आप कहीं पर भी इसको आराम से ले जा सकें। और बॉल बनाते क्यों हैं? सीड बॉल बनाने से ये होता है कि इसमें जो हम काली मिट्टी और ये जो डालते हैं, मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, तो वो पानी को सोख लेता है। तो जब बरसात के दिनों में बीज हम इस बॉल के रूप में बोएंगे, तो वो जहाँ कहीं बॉल पड़ी रहेगी, तो रेतीली मिट्टी या किसी भी तरह की कंकरीली मिट्टी में अगर पानी नहीं रुक रहा, तो इस बॉल के चारों तरफ, बीज के चारों तरफ जो 2-3 इंच की जगह है, उसमें ज्यादा पानी रुकेगा, और वो पानी बीज को जर्मिनेट होने में मदद करेगा। 5-7 दिन तक उसमें पानी रहेगा, फिर बारिश आ जाएगी। तो जो रेतीली मिट्टी है या सूखी कंकरीली मिट्टी है, उसमें पानी नहीं रुकेगा तो बीज उगेगा नहीं, या उगेगा तो मर जाएगा। लेकिन सीड बॉल बनाने से उसको ज्यादा पानी मिलेगा। सीड बॉल होने से वो आसानी से सोइंग भी सुविधा रहती है, कहीं ले जाने में भी सुविधा रहती है। बहुत बारीक बारीक बीज कहीं उड़ जाए तो इसको सोइंग करना भी आसान होता है। माउंड में भी आप डाल सकते हैं, किसी के नीचे छुपा सकते हैं। इसलिए सीड बॉल बनाना बहुत उपयोगी है। सीड बॉल बनाने से हमारे पौधे तैयार होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। लोगों ने 50% तक रिजल्ट लिया है कि जितने बीज बोए हैं उससे 50% उगा दिए। ये बच्चों के बीच में करिए, बड़ों के बीच में करिए, बच्चे भी, बड़े भी बच्चे बन जाएं तो बहुत ही अच्छा है। ये सीनियर सिटीजन्स के फोरम में भी ये प्रोग्राम चला है, ये बच्चों के साथ भी किया है। बच्चे होड़ होड़ में जो है ये काफी ये काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बीज बुआई की बात हुई अभी तक। सीड सोइंग अपने आप में बहुत बड़ा चीज हो सकती है। पौधे लगाने से ज्यादा बड़ा कैंपेन मेरे को लगता है कि हमें सीड सोइंग का करना चाहिए। बहुत आसान काम है, और कई बार आपको और कुछ नहीं है तो आप बीज फेंक के भी आते हैं, कहीं पहाड़ियों के बीच में, कहीं कंदराओं में, खुदे हुए ट्रेंच में, नाले में, तो भी उनमें से कुछ कुछ उगने की संभावना रहती है। मेहनत इतनी कम है कि उसमें से जो भी मिले वो बोनस है। जितने भी पौधे तैयार हो जाए, 1000 बीज में से अगर 5 बीज भी उग गए तो भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। बस सही जगह पे प्रजाति जो जहाँ बोनी चाहिए वहीं पे बोना है, सही तरह का बीज बोना है, खरपतवार मत बोइएगा। अब अगली बात करते हैं हम ब्रांच प्लांटिंग की। ये एक तरीका है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत लोग जानते थे। गाँव में ये सब काम हर साल हुआ करते थे। लोग जहाँ कहीं पेड़ की छाया चाहिए थी तो ये आसानी से लगा लेते थे। तो ये ब्रांच प्लांटिंग भी एक तरीका है। ये बहुत सारी कुदरती स्पीसीज में हो सकता है। मैं ये कुछ स्पीसीज के नाम जो नीचे लिखे हैं उनका उदाहरण दे रहा हूँ। सेंजना,
आप सेंजन की फली सब जानते हैं, बरगद, पीपल, पारस पीपल, सेमल, बकायन। सेमल को कई लोग होली के दिनों में वो डांडा रूपते हैं, उसको जलाते हैं, जो कि बहुत ही दुरुपयोग है इसका। लेकिन आप उसके बहाने अगर सेमल पहचान रहे हैं तो पहचानिए, उसको डांडा भी मत जलने दीजिए और इसके पौधे और बनाइए। बकायन है, सैतूत आप सब जानते हैं, गदा पलास है, चंपा, बड़े खूबसूरत पेड़ होते हैं चंपा के। मेरे पास एक फुट होगा तो अभी मैं दिखाऊंगा। और सप्तपर्णी, इसका कुछ और नाम भी है जो मैं भूल जाता हूँ, एल्स्टोनिया स्कोलेरिस है, इसको कुछ बोलते हैं जिससे लोग काफी घबराते हैं। ये देखिए एक स्टम प्लांट ये कर रहे हैं, ब्रांच प्लांट कर रहे हैं। ये एक बरगद की शाखा ली इन्होंने 15-20 फीट लंबी, और नीचे से आप देखेंगे तो करीब करीब आधा 1 फीट चौड़ाई की शाखा ले ली। उस शाखा को नीचे बिल्कुल सीधा तेज शार्प हथियार से एकदम सीधा काट दिया। ब्लंट काटना है उसको, बीच में वहां फटना नहीं चाहिए, और 1-2 फीट नीचे इसको गाड़ दीजिए और इसको मिट्टी से ढक दीजिए। बरसात से थोड़ा सा पहले, बरसात से पहले करने का काम है ये। 2 से 4 सप्ताह पहले इसको कर सकते हैं, और उन्हीं प्रजातियों में करेगा जिनकी ब्रांच इसकी उगती है। जिसकी नहीं उगती है उसको मत लगाइएगा, इसलिए मैंने वो नाम आपको पहले दिए हैं। और इस शाखा को लगा के मिट्टी से ढक देंगे, जोर से ठोक दीजिए इसको, हवा नहीं रहनी चाहिए, ताकि जो है ये पूरा का पूरा जड़ इसकी बन सके। और ये ज्यादातर वो पेड़ होते हैं जिनके नीचे से लेटेक्स निकलता है, तो वो लेटेक्स नीचे निकल के और उसके जो पोर होते हैं उनको ढक देता है, तभी उसमें जो है जड़ें फूटने की संभावना रहती है। और इस समय पे पानी भी नहीं देना है, मतलब जब लगाते हैं उसके 2-3 सप्ताह तक इसको पानी की जरूरत नहीं है, इसीलिए 2-3 सप्ताह पहले इसको लगाते हैं, ताकि बारिश आने से पहले पहले इसकी जड़ें और शाखा फूटने लग जाए, और फिर इसकी जड़ें जब आ जाए तब ये पानी इसको चाहिए। तो ये देखिए कटिंग काटने के चित्र आपको दिखा रखे हैं। ये कई पेड़ों में 1-2-4 के फोटो भी मैं दिखा रहा हूँ। ये शहतूत का है लेफ्ट साइड में, ये कटिंग जमीन में लग गई। ये फरास के पेड़ है, फरास पश्चिमी राजस्थान में काफी होता है, बहुत अच्छा हल्का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए बरगद का कितना बड़ा क्राउन हो सकता है, इसका ये फल आ रहे हैं। तो इसकी जो शाखाएं लेनी, एक याद आया मुझे कि ऐसे पेड़ों की शाखाएं आपको वैसी लेनी चाहिए जो शाखा ऊपर की ओर जा रही हो, आसमान की ओर उसकी गति हो, ताकि जमीन पे लगाएं तो वो पौधा ऊपर की ओर बढ़े। जो शाखा लटकी हुई हो, नीचे की ओर मुड़ी, यथासंभव नहीं ले। ये है पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, और ये है बेंजामिना, फाइकस बेंजामिना, इसकी एरिथ्रीना, यानी ये है पारस पीपल या कुछ बोलते हैं इसको, एरिथ्रीना इस गदा पलास। और ये डेलोनिक्स अलाटा है, इसका मुझे कॉमन नाम संदेशला, इसका कॉमन नाम है संदेशला। इनकी सबकी शाखाएं बड़े आराम से लग जाती है। ये एरिथ्रीना है, ये फाइकस की दूसरी स्पीसीज है, ग्लिरिसीडिया अपने यहाँ होता है। और ये है सेंजना, सेंजना के पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं काट के ये लगा दीजिए। टाइम रहा तो मैं लास्ट में आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा दूंगा इसका कैसे लगाते हैं। और ये है चंपा, चंपा के फूलों में कई तरह के रंग होते हैं। ये एक और चंपा का ये पेड़ मैं पास से दिखा रहा हूँ आपको। ये चंपा के फूल है लेफ्ट साइड में, और ये चंपा का पेड़ है। आप समझ गए होंगे कि बड़ा अच्छा सुंदर पेड़ है, और ज्यादा ऊंचा नहीं जाता है, आप आराम से इसके नीचे गाड़ियां पार्क कर सकते हैं, स्कूटर पार्क कर सकते हैं, डेंस छाया देता है। तो ये दोस्तों मैंने स्टम्प प्लांटिंग की बात करी, ट्री प्लांटिंग की बात करी। दिस इज अनदर वेरी गुड थिंग। आप किसी स्कूल के कैंपस में, किसी के घर के पास, कहीं पर भी ये चीजें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्री प्लांटिंग। तो अभी जो हमारा पेड़ लगाने की काफी अच्छी फैशन हो चुकी है, बहुत लोग जागरूक हैं, बारिश आते ही बहुत से लोग लगाना चाहते हैं। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सही जगह पे सही स्पीसीज लगाएं, पौधा लगाने के लिए कैसा होना चाहिए, किस मेथड से लगाना चाहिए, कैसे उसका पानी का मैनेजमेंट करना चाहिए, और उसके ट्री गार्ड अगर बनाना तो कैसे करना चाहिए, और बाद में उसकी सार संभाल कैसे करनी चाहिए। तो ये पौधा लगाना है, पूरा खड्डा खोदिए आराम से, और पौधे को थैली सहित नीचे रखिए। पौधे की हैंडलिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो थैली है उसकी वो बंधी हुई रहे, और वो नीचे जो है वो नीचे नहीं बिखरे, थैली पूरी बंधी हुई रहे, उसको यथासंभव थोड़ा सा नीचे रखें। और इसमें जो है ताकि आप ये जो जड़ बिखरे नहीं, और इसके बाद चारों तरफ आप इसके मिट्टी डाल दें। तो पौधा लगाना अक्सर आप सब लोग जानते होंगे। पौधे लगाने की सफलता के बारे में 4 बातें जरूरी है।
कि हम सही प्रजाति का चुनाव करें, सही तरीके से पौधा लगाएं, पानी का उसका जो मैनेजमेंट है मैं आगे बताऊंगा उसको सही करें, और पौधा लगने के बाद उसकी सार संभाल सही करें। तो एक तो प्रजाति कौन सी कहाँ लगानी चाहिए, एक तो जो जिस एरिया में होती हो उसी को लगाएं। ऐसा नहीं हो कि आप दशहरी आम खा रहे हैं यहाँ पे और होते आपके यहाँ होते नहीं है, और दशहरी आम की गुठली बो रहे हैं और फिर आप करें कि इसमें आम लगता नहीं है। थोड़ा बहुत बड़ा हो भी गया तो आगे जाके वो समस्याएं पैदा करेगा। और बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो लगा सकते हैं उसको सब जगह जनरलाइज नहीं करें, और लोकल जो उसकी कंडीशन हो उसमें लगाएं। इसको मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है, जिसको समझाया मैंने कि कौन सी स्पीसीज को कहाँ लगाना चाहिए। और एक अपने को चूज करना है तो उसका फूलों का रंग कैसा होना चाहिए। आपको घर में घर के आसपास तरह तरह के कलर के फूल चाहिए तो उसी कलर के पौधों का आप चुनाव करें। सकड़ी गली हो, 20-30 फीट की गली हो तो ऐसे पौधे लगाइए जो ज्यादा फैलते नहीं हो, जिन लंबे चलते हो लेकिन उनकी चौड़ाई ज्यादा नहीं फैले, ताकि वो एक दूसरे के घरों में दिक्कत नहीं करे। अगर आपने गली में बरगद का पेड़ लगा दिया तो उसकी शाखाएं घुस घुस के और किसी के दरवाजे में घुसेगी, खिड़की में घुसेगी, लोग फिर नाराज होंगे और आपका रोड भी अवरुद्ध होगा। सकड़ी गलियों में नेरो ट्रीज लगाएं, और जहां पे बिजली के तार आ रहे हैं तो ऐसे पेड़ लगाएं जो छोटे ही रहते हों, बढ़ते नहीं हो। तो अभी जो पेड़ लगाने की बात है बिजली के तारों के नीचे, तो उसके उदाहरण दे रहा हूँ। बोटल ब्रश है, हार श्रृंगार है, कनेर है, चंपा है, पिंकेशिया है, टिकोमा स्टेन्स है, सफेद आंकड़ा है, ऐसे पेड़ आप वहां पर लगाएं। बड़ी जगह है, बड़ा पार्क है, उसको आपको पेड़ को लंबा फैलाना है, तो आपको बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इमली का है, पेल्टोफोरम है, जकरेंडा है, गोल्डनोर है, मोलसरी, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनका क्राउन फैलता है, तो वो आप खुली जगह पे लगाएं। या रोड ही आपका 200 फीट चौड़ा हो तो आप सोच सकते हैं, अदरवाइज खुली जगह पे इसको ज्यादा लगाएं। एक आप सोचें कि आपके घर पे कोई पेड़ लगा हुआ हो और एक महीना आया है, अप्रैल मई का, मार्च का महीना, और वो सारे पत्ते झाड़ दे और वो पत्तों का ढेर कूड़ा कबाड़ा आपके घरों में, रोज आप सुबह साफ करें, 2 घंटे बाद फिर पत्ते आ जाए, फिर शाम को साफ करें, फिर सुबह, दोपहर, दिन, आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे घरों के आसपास ऐसे पेड़ कम लगावें या नहीं लगावें जो पतझड़ करते हो। अमलतास पूरा पतझड़ करता है आपका, ये कई कई तरह के और पेड़ भी जो है पूरा पत्ते झाड़ देते हैं। शीशम पूरा पत्ते झाड़ देता है। तो मेरे पड़ोस में लगा हुआ शीशम, 1 महीने तक मैं घर की सफाई जो है करते करते परेशान हो जाता हूँ। तो ये कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके पत्ते साल भर हरे रहेंगे। इनके नाम को थोड़ा सा याद कर लें। वैसे तो ये YouTube वीडियो आपका बन रहा है तो वो आपको पोस्ट कर देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं वापस जाके कि इसमें कौन कौन से पेड़ों के नाम है। करंज, काइजेलिया, रायन, मोहोगनी, पारस पीपल, इरिथ्रीना, बबूल, खेजड़ी, रोइडा, ये ऐसे पेड़ हैं जिनके पत्ते साल भर हरे रहते हैं, एक बार में ये पतझड़ नहीं करते, कभी भी एक साथ पत्तों का ढेर इनके नीचे नहीं दिखेगा। ये पत्ते भी छोड़ते हैं तो धीरे धीरे छोड़ते हैं। कुछ खूबसूरत फूलों वाले पेड़ आपको चाहिए तो कई सारे फूलदार पेड़ हैं। मैं कुछ ये चित्र आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं इसके नामों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि एक थोड़ा सा गहरा विषय है। पर अलग अलग रंगों के फूल, व्हाइट कलर के फूल, कईयों में आपको ये क्रीम कलर के फूल मिलेंगे, कईयों में ऑरेंज कलर के मिलेंगे, कईयों में आपको रेड कलर के फ्लावर्स मिलेंगे, तो ऐसे आप ये पिंक कलर के फ्लावर्स मिलेंगे, ये आपको वॉयलेट कलर के फ्लावर्स मिलेंगे। तो आपको तरह तरह के कलर्स की जो चॉइस है आपकी, तरह तरह का क्राउन शेप है, कहीं खूबसूरत जगह पे लगाना हो तो आप इस तरह से पेड़ों का चुनाव कर सकते हैं। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो करीब करीब साल भर तक हर महीने ही फूल लगभग देते ही रहते हैं, तो आपको साल भर ही फूल चाहिए तो आप वैसे पेड़ों का चुनाव कर सकते हैं। कुछ पेड़ कम चलते हैं, कोई फास्ट चलते हैं, सबका मिक्स आपको अच्छे से कर लेना चाहिए।
तो ये थोड़ा सा अपन ने अभी चर्चा करी कि कौन से पेड़ों का चुनाव करें, उसकी कुछ क्राइटेरिया की बात अपन ने करी है और ये आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। एक पेड़ लगाने में थोड़ी सी सावधानी की एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि अगर उस जमीन में कुछ दीमक ज्यादा हो तो आपका पेड़ लगाए हुए को काफी खतरा रहेगा कि वो थोड़े से दिन में मर जाएगा। तो दीमक से बचाव करने के लिए दो तरीके हैं कि एक तो आप जहां पेड़ लगा रहे हैं वहां पे 3 महीने पहले 4 महीने पहले खड्डा खोद दें और मार्च अप्रैल मई जून की खूब गर्मी उस पर पड़ने दें, तो उसके अंदर की दीमक जो है काफी मर जाएगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं आप तो पौधा लगाते समय कुछ ऐसी पत्तियां जैसे आंकड़े की पत्तियां या आधा थोड़ा जो रूसा बोलते हैं उसकी पत्तियां हैं, उसको आप लेके उसको क्रश करके और पानी में घोल के पहले तो खड्डे में पिला दें और फिर पौधा लगाने के बाद उसको आप पूरा अच्छे से उस पौधे को इसके पानी से दे दें और फिर 2 4 5 बार और आप 5 7 दिन में पिला दें तो दीमक को काफी हद तक ये कंट्रोल कर सकता है। और कई सारी हर्बिसाइड्स भी आती है जो लगाते समय आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों टर्माइट से बचाने का जरूर से ध्यान रखें। अब पौधा लगाना, पौधे को हैंडल करना लगभग वैसा ही है जैसे 2 4 6 महीने के नाजुक बच्चे को अपन गोद में लेते हैं। तो आपको हमेशा दादी माँ नानी माँ आपके सबने कहा होगा कि उस बच्चे को ध्यान रखना, उसकी गर्दन को अपने कंधे पे ऐसे लगाना कि उसकी गर्दन लटके नहीं तो उसकी गर्दन चढ़क जाएगी। वैसे ही पौधे का हाल है, अगर उसको ढंग से हैंडल नहीं किया तो पौधे की पिंड टूट जाएगी, उसमें हवा चली जाएगी, वो मर जाएगा। पौधा लगाने से कुछ दिन पहले, जैसे आप महीने भर पहले अगर आप पौधा अपना महीने पहले ही ले आए तो उसमें पौधे में आप थोड़ा पानी देना कम कर दें। नर्सरी से पौधा सिचुएशन को फेस करना सीख जाए। और दूसरा है कि रूट शूट रेशो, ये समझिएगा कि जमीन में थैली के अंदर अगर 1 फीट की थैली है तो उसकी 1 फीट की जड़ है। अक्सर थैली 1 फीट से भी छोटी होती है, 6 इंच 9 इंच की होती है। और ऊपर उसका पेड़ आपने लंबा ले लिया कि हमें तो लंबा पेड़ चाहिए 8 फीट 10 फीट। तो दोस्तों ये ऐसी गलती मत करिएगा, ये बहुत बड़ी मूर्खता का काम है। नीचे की जितनी जड़ है पेड़ उतना ही ऊपर ही सपोर्ट होगा। कोई भी कुदरती बीज जब उगता है तो वो नीचे जड़ें फेंकता है और वो उतना ही ऊपर पेड़ फेंकता है, शूट फेंकता है। तो लोगों में जो ये लंबे पेड़ लगाने की होड़ है वो बहुत ही गलत है। आपने कई जगह देखा होगा 8 8 10 10 12 12 15 15 फीट के पेड़ भी लंबे से लैंकी से लगा देते हैं। वो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि उनमें से 50% तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो मर जाएंगे, कितना ही आप सेवा करें, पानी पिलाएं। हवा से इधर उधर झूलेंगे, उनको ताकत नहीं होगी। उनकी अगर लकड़ी बांध के रखेंगे तो ऐसे बूढ़े को अपन जवानी में ही क्यों बूढ़ा बना रहे हैं कि उसको लकड़ी के बिना चल नहीं सके। ऐसा कोई भी बिल्कुल औचित्य नहीं है। वो 2 4 साल तक तो वो लकड़ी के सहारे ही रहेगा, जबकि आप छोटा पेड़ भी लगाएंगे तो वो 2 साल में ही उतना बड़ा हो जाएगा और अच्छा सा मोटा होके सही तरीके से होगा। तो इसलिए ज्यादा लंबे पेड़ नहीं लगाएं। अगले मैं चित्र में इसकी और चर्चा करूंगा। और एक जो पेड़ का जो ऊपर का टिप है वो हमेशा सुरक्षित होना चाहिए। ऊपर की टिप टूट गई तो वो पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़ सीधा नहीं चलेगा। और परिवहन के दौरान आप उसको थैली टूटे नहीं। ये मैं आपको कुछ एक आध चित्र का पेड़ दिखा रहा हूँ। आपको लेफ्ट में दिख रहा है तो इसका तना सीधा है, ये करीब 2 3 फीट का पौधा है और तना की मोटाई है उतनी ही इसकी लंबाई है। इससे ज्यादा लंबा पेड़ की जरूरत नहीं है। और तना अगर थोड़ा सा मोटा हो जाए, 1 1.5 साल का पौधा हो तो थोड़ा सा एक आधा फीट 1 फीट और बड़ा हो सकता है। तो एक बिजली का खंभा खड़ा होता है तो वो नीचे उसके अगर ज्यादा लंबा हो तो वो उसके नीचे सपोर्ट दे देते हैं। तो नीचे जब तक तना मोटा नहीं होगा तब तक ये पेड़ आपको सुरक्षित नहीं रहेगा। राइट साइड में आप देख रहे हैं इसी चीज का एक पेड़ किसी ने लाके लगाया, वो पेड़ बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा लंका, ये किधर चलेगा इसका कोई हिसाब नहीं है। ये बहुत ही बेकार पेड़ है। और देखो इसमें एक चित्र में एक बात और दिखाना चाह रहा हूँ कि इसने पेड़ जो लगाया है लेफ्ट साइड वाले के चारों तरफ तो फिर भी मिट्टी बंधी हुई है, जमीन में कहीं क्रैक नहीं है। राइट साइड वाले ने जिसने लगाया उसने उसकी मिट्टी चारों तरफ अच्छे से नहीं दबाई, तो वो बाद में पानी के बाद में उसमें सारी क्रैक आ गई है, उसमें हवा जाएगी, ये थोड़े से दिन में ये पौधा मर जाएगा, ये चलेगा नहीं।
ये एक और पेड़ है जो राइट का जो पेड़ है मैंने ये बताया आपको। अब जो आड़ा टेढ़ा पेड़ लगाते हैं, जो सीधा नहीं होता है, नीचे स्टेम नहीं होता है, वो बाद में लटक जाते हैं और ये कभी भी सीधे, ये हो गया 5 साल का पेड़ हो गया, ये मेरे घर के सामने ही है। इसका तना सीधा नहीं था और आड़ा टेढ़ा था, तो ये बाद में जाके कभी सीधा पेड़ बनने में असक्षम रहता है, बहुत मुश्किल होती है। सही पेड़ जो लगाते हैं, ये देखो आप, उसका जो तना है, दोनों पेड़ देखिए आप, ये 2-2 मंजिल चढ़ गए हैं। तने की जितनी मोटाई है उतना ही उसका क्राउन होता है। तो छोटे से ही ये प्रिंसिपल अपने को लगाना है, ये ध्यान देने वाली बात है। एक मैंने चर्चा करी थी कि पौधा लगाते समय उसका पिंड नहीं टूटना चाहिए। बॉल ऑफ अर्थ जिसमें थैली में वो जड़ें रहती है, उसको पकड़ के वो इंटेक्ट रहनी चाहिए। उसमें आप जब लगाते हैं, थैली फाड़ते हैं, तो उसमें इतनी ही नमी होनी चाहिए कि वो बंधी हुई रहे, इतनी ज्यादा भी नहीं हो कि वो पडला होके और पेस्ट बन के बिखर जाए, और इतना सूखा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी जड़ें बिखर जाए। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। और इसको पेड़ लगाते हैं तो ब्लेड से काटना है, थैली को फाड़ना नहीं है। और नीचे अगर जड़ें गोल हो गई हो थैली में फाड़ने के बाद, तो उनको सीधा कर दें, और अगर कोयल हो गई हो तो जड़ें उसको काट दें, क्योंकि ये कोयल हुई जड़ें पौधे को बहुत नुकसान करती है। डीप पौधा जमीन से 1-8 फीट नीचे ही लगा दें। अगर जिन एरियाज में बारिश कम होती हो उसमें बहुत जरूरी है। जब बारिश के पहले ही आपने खड्डा खोद दिया, उसमें 1-8 बारिश का पानी भर गया, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। थैली को भिगो के अगर लगाते हैं आप, तो वो उसमें पानी कुछ दिन तक बारिश का गैप हो गया तो भी चलने का चांस रहता है। थामला कैसे बनाएं, इसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ आज की टॉक में। अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है तो ये है जिसकी कीमत $1 मिलियन है। आप देख लीजिए, और आपको चौंकाने वाली बात कर रहा हूँ, ये इस चित्र में स्पष्ट नहीं है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हाँ इससे स्पष्ट हो जाएगा आपको। इसको मैं लेक्चर को छोड़ देता हूँ लिखे हुए को, और इसको समझाता हूँ। देखिए, ये सामने ट्री गार्ड में एक पेड़ लग रहा है, आपको चंपा का पेड़ दिख रहा होगा ट्री गार्ड के अंदर। ये बच्चा इसके सामने है। इस पेड़ को लगाने के बाद जिस तरफ से पानी आता है, किसी भी जमीन में हल्का सा ढाल तो होता ही है, जिस भी तरफ से पानी आता है उस तरफ पेड़ के सामने एक खड्डा खोद दीजिए, और वो जो थामला है वो पेड़ लगाते ही उसकी डोली के उस तरफ बना दीजिए। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, इसको हम जो ऊपर जहाँ नीम उगा हुआ है छोटा सा, वो एक स्लोप में उगा हुआ है। ये पेड़ हमने लगाया और इसके आगे खड्डा कर दिया, उस पेड़ को जो है थामले पे पहुंचा दिया हमने। तो पेड़ के बिल्कुल नजदीक में, पौधे के पास में पानी नहीं भरना चाहिए, जहाँ पे वो स्टेम है उसके बिल्कुल पास में पानी नहीं भरना चाहिए, लेकिन उसके आगे बढ़ना चाहिए। आगे का मतलब है जिस तरफ से ढलान है, ऊपर से पानी आ रहा है। अब क्या होगा इसका कि ये जैसे पानी आएगा बरसात में, तो ये पानी आके और इस खड्डे में भर जाएगा, उस पौधे के तने को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बहुत ही $1 मिलियन की बात, आप इसको नोट कर लीजिए। ये पौधा के जड़ों में ये जो पानी भरा है, ये जैसे जैसे बारिश होती जाएगी, क्योंकि वहाँ खड्डा है तो वो पानी नीचे उतरेगा, फिर और बारिश आएगी, खड्डा। 1 घंटे की बारिश में 1000-2000 लीटर 3000 लीटर पानी उसकी जड़ों में चला जाएगा। जैसे जैसे पानी नीचे उतरेगा, वो जड़ों में और गहरा और गहरा और गहरा, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर तक चला जाएगा। और बारिश आई, 2-3 दिन तक बारिश आ गई, तो काफी नीचे तक जमीन जो है पानी चला जाएगा, खास तौर से उसके जड़ के पास में। अगर आपका सड़क पे या कहीं पे भी पानी फैला हुआ इधर उधर बह गया, तो वो 2-4-6 इंच 1 फीट से ज्यादा नीचे गीला नहीं करेगा। तो वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें पेड़ की जड़ तक पानी पहुंचाना है, पेड़ की जड़ों को हमको प्रेरित करना है। तो ये आपको खास तौर से नोट करने वाली बात है। तो इस तरह से जब पानी जमीन में चला जाएगा, तो अब जैसे बारिश सूखी या बारिश के दिनों में भी बीच में गैप आया, तो उस दौरान जमीन ऊपर से सूखेगी। जैसे जैसे जमीन ऊपर से सूखेगी, जड़ें पौधे की और नीचे जाएगी, क्योंकि नीचे गीला है, थोड़ा और सूखेगी और नीचे जाएगी, और सूखेगी और नीचे जाएगी, तो जड़ों को नीचे जाने की प्रेरणा मिल गई। एक बार जड़ें 5-7 फीट नीचे चली गई तो जमीन नीचे हमेशा गीली रहती है। गर्मी की भरी दोपहरी में भी आप 10 फीट नीचे जमीन खोद दें,
तो वहां कुछ नमी रहती है, पेड़ हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और आप पानी पिला रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि आप अगर एक एक दो दो बाल्टी पानी पिला रहे हैं या थोड़ा थोड़ा पानी पिला रहे हैं तो वो जमीन को आप ऊपर ऊपर गीला कर रहे हैं और जड़ें उससे ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि आपने ऊपर ही ऊपर बार बार पानी पिलाया हर 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जो आपको कहते हैं कि पौधे को पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, सेवा करो। ये थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहा है। ये कोई एक्सेप्शनल टाइम पे करने की चीज है, जब वास्तव में इतना ड्रॉट पड़ गया कि आपका जमीन नीचे भी गीली नहीं है तो पानी पिलाएं। अगर पिलाते भी हैं तो आपके घर में 10 पेड़ है, अगर आप एक एक बाल्टी, दो दो बाल्टी हर पेड़ में डाल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप 20 ही बाल्टी एक ही पेड़ में डाल दीजिए, दूसरे दिन दूसरे पेड़ में 20 बाल्टी डालिए, तीसरे दिन तीसरे पेड़ में 20 बाल्टी डालिए, ताकि वो जमीन में गहराई तक पानी जाए और आप हर 10 दिन में जो पानी पिलाते हैं उसका रोटेशन आपका पूरा हो जाएगा। वो तरीका ज्यादा बेटर है। अदरवाइज आपकी जड़ें अगर ऊपर ही रही और बार बार आप पानी पिलाएं तो ऐसे पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, मर जाएगी। इससे ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। ये तरीका है बिना पानी दिए पौधों को जिंदा रखने का। दोस्तों, मैंने आपको 15 साल पुराने पौधों के भी फोटो मेरे घर के सामने दिखाए हैं और मैंने मिलियंस ऑफ ट्रीज जंगलों में लगाए हैं। उनका सर्वाइवल सिर्फ इस मेथड की वजह से अच्छा होता है। जिस भी स्टाफ ने, जिसने भी ये कर दिया और जिसने नहीं किया, उसके प्लांटेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। उसमें कहीं में 50% मर जाएंगे, कहीं में 40% मर जाएंगे, और जहां ये करेंगे एक भी पौधा नहीं मरेगा, क्योंकि उसको पानी मिल गया है। तो ये बात अपन ने पूरी करी दोस्तों। अब बस छोटे छोटे 2-3 मुद्दे और हैं जिनको लेता हूं। हम जहां पर भी पौधा लगाएं उसकी सुरक्षा, बाड़बंदी बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी स्कूल कॉलेज के कैंपस में लगाया है, आपके घर की बाउंड्री के अंदर लगाया है, आपके इंडस्ट्री में लगाया है, उसकी चारों तरफ दीवार है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, ये आप खुले में लगा रहे हैं तो आप कई तरह के ट्री गार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये ट्री गार्ड है जो ईंटों का बना हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे से 1 फीट, 1.25 फीट जगह को ऐसा छोड़ा है कि उसमें कभी कभी पौधे के चारों तरफ खुदाई कर सकें, पौधे में कुछ टर्माइट लग गया तो उसका इलाज कर सकें, कोई दवाई दे सकें, बार बार उसको पानी भी पिलाना हो तो अच्छे से पिला सकें, देख सकें। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि ऐसा नहीं बनाते हैं। और दूसरा है कि ये जो ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है, आपके घर में अगर कोई प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ है 4 इंच का, बच गया 2-3 फीट, 6 फीट का, 4 फीट का, उसको 2 हिस्सों में काट लीजिए, पेड़ लगाइए, उसके दोनों तरफ जोड़िए और उसको बांध दीजिए। गाय बकरी इसको नहीं टच कर पाएगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता काम है। आइडिया चाहिए अपने को, ये आइडिया मिल गया। ये एक पेड़ लगा हुआ है, इसकी जो नीचे का जो तना है उस तने पे कांटे खूंटी बांध दिए, तो छोटा सा पेड़ है लेकिन उसके ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये एक पेड़ है जिसको बचाने के लिए बार बार बकरी खाती है, गाय खाती है, तो उसने खजूर के जो पत्ते तोड़े और उस पेड़ के लिपटा के उसको बांध दिया। बस ट्री गार्ड कोई बहुत बड़ा, बहुत महंगा 650 रुपए का, 1300 रुपए का ट्री गार्ड ही लगाना आवश्यक नहीं है। ये लगाइए, 2 रुपए की चीज है। थोड़े से दिन में कोई टूट फूट जाए, दूसरा लगा दीजिए, महीने 15 दिन में, साल 2 साल में पेड़ आपका बड़ा हो जाएगा। बायोफेंसेस यानी ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनकी आप फेंस बना सकते हैं। थोर का हो सकता है, रतन जोत का हो सकता है, कनेर वगैरह का हो सकता है। ये इस तरह के कई तरह के पौधे हैं जिनका भी आप चारों तरफ थांवला बना सकते हैं। मैं थूर की विशेष तौर से चर्चा करूंगा, जो दक्षिणी राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में, इवन वेस्टर्न राजस्थान तक, पाली वाली तक थोर के काफी पौधे मिलते हैं। उसको चारों तरफ थोर के डंडे रोप दीजिए और 10-20 रुपए का काम है और वो आराम से आपका ट्री गार्ड बन गया। तो ये एक, अब छोटी सी एक दया दृष्टि आपकी चाहिए मुझे, कि हम पेड़ लगाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि पेड़ भी सांस लेता है, उसको भी थोड़ी हवा चाहिए। ये आप अगर ध्यान से देखें, एक नजर डालिएगा कि पेड़ के तने के पास नीचे बॉटम पे क्या किया गया है। पेड़ लगाने जितनी जगह भी हमारे दिल में नहीं है, और चारों तरफ बिना मतलब का सीमेंट कंक्रीट बिछा रहे हैं, और जो सीमेंट फैक्ट्रियों में बन रही है वो 1500-1700 डिग्री पे गर्म होती है, जलवायु को पूरी तरह से विनाश कर रही है। इतना सीमेंटिंग कंक्रीटिंग हम सब जगह कर देते हैं, ये मूर्खतापूर्ण किया हुआ काम है।
अनजान लोगों का किया हुआ काम है। पहली चीज तो इतनी सीमेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए वो जो पेड़ लगा के और होएगा तो हम मुश्किल से पेड़ के चारों तरफ जो है सांस नहीं ले पाएगा, जैसे जैसे पेड़ इसका तना कट जाएगा। तो ये मेरा आग्रह है कि इसको ऐसा कभी ना करें। पेड़ लगा हुआ हो थोड़ा बड़ा भी हो जाए, उसके चारों तरफ गड्ढा कर दें। एक छोटी सी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने कर रहा हूं। आप हरियाली पैदा करना चाहते हैं, शहरों में करना चाहते हैं, सब जगह करिए, लेकिन एक ही जगह पे केवल एक तरह के पेड़ मत लगाइए, तरह तरह के पेड़ लगाइए। कुदरत ने किसी भी जगह पे एक तरह का पेड़ नहीं लगाया। आप कहीं पे भी जंगल में जाएंगे, एक ही जगह सैकड़ों तरह के छोटे बड़े अलग अलग झाड़ी पौधा पेड़, और पेड़ भी 25 तरह के लगे हुए मिलेंगे। तो आप भी वैसा ही रखिए, जिस भी जगह लगाएं तरह तरह के पेड़ लगाएं, छोटे भी लगाएं, हर्ब्स भी लगाएं, ग्रास भी लगाएं। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप किसी एरिया को प्रोटेक्ट कर दें। ये देखिए इस चित्र में आपको ये राइट साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे इस छोटी सी जगह में ये इतनी तरह के पेड़ हैं। ये 59 की लिस्ट है, इसमें 59 तो हम नोट कर पाए हैं, और भी कई तरह के इसमें है पेड़ पौधे जो हमने इसमें नोट नहीं किए हैं। तो कुदरत का ये जो बनाया हुआ है उस बायोडाइवर्सिटी को बनाइए। ये तरह तरह की मेडिसिनल प्लांट इन्हीं बायोडाइवर्सिटी में होते हैं। आज कोरोना के काल में हमको जब इम्यूनिटी चाहिए तो हम मेडिसिनल प्लांट्स को खूब याद कर रहे हैं। हर तरह के मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं दोस्तों, इनको आप मौका दीजिए, हर तरह की चीज लगाइए। और मैं एक काम कहूंगा कि बहुत ही एक आसान तरीका, अब तक जितने भी तरीके बताए, अपन ने बीज की बात करी, ब्रांच प्लांटिंग की बात करी, अपन ने पेड़ लगाने की बात करी, थैलियों से सीडलिंग तैयार करके, ये 3 बातें अपन ने ऊपर करी है। चौथी बात अपने होम गार्डनिंग की भी करी थी। उन चारों तरीकों के मुकाबले में ये अकेला उनसे 100 के बराबर काम है। ये मतलब एक के ऊपर 100 का भार पड़ेगा। इससे सीधा अगर ये काम कर देंगे आप तो 100 गुना रिजल्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि उन सब में पैसा खर्च होगा, इसमें एक धेला भी खर्च नहीं होगा, एक टूटी कोड़ी भी खर्च नहीं होगी। ये सिंपल काम है और सब जगह करना चाहिए अपने को। ये आपके पास में कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसकी दीवार मान लो है तो ठीक है, नहीं है तो आप कांटे कुंटे कुछ लगा के उसको पैक कर दीजिए और उसके अंदर कुछ पेड़ अब बीज डालेंगे, कुदरती अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। नहीं डालेंगे तो भी हो जाएगा, कुदरती ले आएगी उसको। हमको सिर्फ वहां पर अंदर किसी भी जगह को ऐसा क्लोज करते हैं तो एक तो मवेशी चढ़ने नहीं जानी चाहिए, और एक सबसे बड़ा जो जानवर है ये आदमी, ये जाके उसको सत्यानाश नहीं करना चाहिए। बिना मतलब तोड़ काटना पीटना नहीं चाहिए। और अगर काटना है, आपको जलाओ लकड़ी चाहिए, आपको कुछ फूल चाहिए, तो पेड़ को बड़ा हो जाने दीजिए। पेड़ कहता है कि मेरे को थोड़ा सा 5-10 साल 15 साल मेरे को हो जाने दो, मैं हर साल आपको उतना दे दूंगा, आप मेरे को छोटे से कोई क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो वो बड़ा होने दीजिए उसको, पेड़ को। तो आदमी से बचाइए और जानवरों से, ग्रेजिंग से बचाइए। आपका बिल्कुल जंगली फॉरेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। कोई सी भी पहाड़ी हो, कोई सा भी लैंडस्केप हो, कोई सा भी प्लॉट्स हो, कैंपस हो, इंडस्ट्री हो, ज्यादा कुछ नहीं करें, उस एरिया को बंद कर दें, कुदरत अपने आप डाल देगी। थोड़े बहुत बीज आपको अच्छा लगे तो जल्दी करने के लिए फेंक दीजिए, बीज डाल दीजिए थोड़ा बहुत, बस। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जिन गांवों में, जिन शहरों के आसपास आप काम कर रहे हैं और वहां कोई पहाड़ी है, कोई एरिया है, तो गांव वालों को तैयार करिए कि भैया आप इसको आप बारिश के पहले बंद कर दीजिए। अब इसमें 4-6 महीने कोई मवेशी नहीं चराएंगे और किसी को भी इसमें लकड़ी टुकड़ी नहीं लानी है। और जो बड़े पेड़ हो गए उनकी कोई शाखा थोड़ी बहुत आप लेके आते हैं तो वो आप कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चारा पक गया तो चारा को आप काट के ले आइए तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए। ये गांव वालों को अगर आप समझा पाते हैं तो बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने हजारों गांवों में काम किया है। मेरे कम से कम 2-3 गांवों को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला हुआ है कि उन गांवों ने पूरे राष्ट्र में सबसे बढ़िया सुरक्षा का काम किया। राज्य स्तरीय पुरस्कार कई गांवों को मिला हुआ है, वो सब सिर्फ इसलिए कि उन गांव वालों ने सुरक्षा करके जंगल बचा लिया। और कुछ भी करना नहीं पड़ता है, एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है।
सो ये तरीका आप जरूर अपनाएं, क्योंकि आप रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं, राजस्थान के पूरे इलाके में काम कर रहे हैं, शहर के आसपास भी आप अगर वहाँ के आसपास के लोगों को तैयार कर सकते हैं, कुछ दानदाताओं को, एनजीओ को, किसी को बोलिए कि वो उनको कुछ इनाम दे दे, कुछ कर दे। लगाना कुछ नहीं है, केवल लोगों को मोटिवेट करना है। ये अगर शहरों में भी हम ऐसे एरिया बीच बीच में पैदा कर सकें तो ये आपके ग्रीन लंग्स हो जाएंगे, दवाइयों का स्रोत हो जाएगा, हर तरह के पेड़ पौधे, पंछी, बटरफ्लाईज सब आएंगे, और आप इनके अंदर जो है नई स्पीसीज से आप सप्लीमेंट करके भी इसको बढ़ा सकते हैं। ये आप फोटो देखेंगे तो आगे आगे आप देखे होंगे कि थोड़ी ग्रास जैसा ही रह गया है, पीछे घने पर्वत हैं, घने पहाड़ हैं, घने पेड़ हैं। तो आगे वाला हिस्से को भी आप अगर बंद कर देंगे तो ये भी आगे जाके वैसा ही हो जाएगा। यही इसका संदेश है इस फोटो का, कि आप क्लोजर करिए विल्डरनेस फॉरेस्ट, तो सिंपल अपने आप बन जाएगा। कुदरत कहती है कि भैया आप कुछ मत करो, भगवान कहता है कि आप कुछ मत करो, बस इतनी सी मेहरबानी करो कि आप कुछ हलचल भी मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं हरियाली भी पैदा कर दूंगा, मैं बीज भी डाल दूंगा, पौधे को भी बड़ा कर दूंगा, बारिश भी कर दूंगा, उसके फूल भी आ जाएंगे, फल भी आ जाएंगे, फल भी आपके कदमों में गिरा दूंगा, बस मेहरबानी इतनी से करो कि मेरे काम में कोई दखल ना करो। कितना सिंपल काम है दोस्तों, थोड़ा सा दिल से सोचिएगा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारी धरती नंगी है, करने वाला सब कर रहा है। इतना सा मोटिवेट करिए लोगों को कि वो कुछ नहीं करे। आप देख रहे हैं ये धरती कितने लंबे तक आपको दिखाई दे रही है, पूरी हरी भरी, इसमें से एक दिन का एक पौधा हमने जाके नहीं लगाया, वो भगवान सब कर रहा है, उसको बस करने दीजिए दोस्तों। ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। आप देखिए जहां तक आपको आसमान दिखता है, आसमान धरती से मिलता है, वहां तक आपकी नजरें जाएगी, आप कहाँ तक पैदा करोगे, कहाँ तक उसका मुकाबला करोगे, बस इतना सा मेहरबानी कर दो। मैं तो ये भी कर रहा हूँ कि आपको कुछ लेना है ना, तो इसमें थोड़ा सा पेड़ को बड़ा हो जाने दीजिए, हर साल उसमें से 5-10% ले लीजिए, शाखा ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाने दीजिए, इतनी सी मेहरबानी करिए। हर साल वो जितना बढ़ता है उससे ज्यादा नहीं निकालना है, थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है, इससे आप लाख गुना रिजल्ट पा सकते हैं। सिर्फ आदमी की फितरत को समझाना है। उसको घास भी ज्यादा मिलेगी, अगर वो चराई नहीं करेगा तो घास भी उसमें से ज्यादा पैदा होगी, वो खुद लाएगा तो खुद क्वांटिटी ज्यादा मिले। उसको अगर वो छोटे से कोई तोड़ेगा, लकड़ी को काटेगा, उससे मुकाबले में बड़ा होके लेगा, वो लकड़ी ज्यादा मिलेगी, उसको हर चीज ज्यादा मिलेगी। आदमी को समझाना है दोस्तों, इस काम को बहुत जरूरी से आप पकड़े। तो ये सारी बात का मैं सार निकाल रहा हूँ कि ये जो काम मैंने अभी चर्चा करी है सारी, इट इज आपको लगता होगा कि क्या ये इतना आसान है। इट इज रियली 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 वेरी सिंपल। आप बस एक ट्रेनिंग की बात करें, दूसरों को ट्रेन करें, खुद ट्रेन हो। ट्रेनिंग हम लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फ्री ट्रेनिंग करेंगे, और अगर मौका मिला तो आपको वीडियो से हैंड्स ऑन भी दिखाएंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, टोटल फ्री करेंगे। बस मुझे आप जैसे लोगों की जरूरत है जो एक ग्रीन आर्मी बनके, ग्रीन सेना बनके, ग्रीन वॉरियर्स बनके, कोरोना वॉरियर्स से बड़े संख्या में अपने को ग्रीन वॉरियर्स चाहिए। और एक टेलीग्राम चैनल है जिसको मैं आपको बताऊंगा, उस पर ज्वाइन करेंगे तो आपको लगातार इसके प्रोग्राम मिलेंगे। और एक आने वाली ट्रेनिंग मैं ये 20 जून को कर रहा हूँ, इसमें 21 लिखा हुआ है दोस्तों, 21 मत पढ़िएगा, ये अब 20 जून को कर रहे हैं। 21 जून को सूर्य ग्रहण है और विश्व योग दिवस है, उसके कई सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इसलिए मैंने उन प्रोग्राम्स के बीच में अपना प्रोग्राम पिटे नहीं, इसलिए मैंने इसको शनिवार को कर दिया है। 20 जून, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 20 जून, इस डेट को आप मत याद रखिएगा। और 20 जून को इस ट्रेनिंग में जरूर आइएगा, और थोड़े वीडियोस के माध्यम से प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन आपको एक्सपीरियंस बताएंगे, और भी कुछ चीजें चर्चा करेंगे, आज से ज्यादा गहराई से उसमें जाएंगे। और लोगों को लाइए, और लोगों को प्रेरणा दीजिए। आना कहाँ है? facebook.com/ग्रीन विजन ऑफ अर्थ, इसको तो रट लीजिए दोस्तों, मेरा हर प्रोग्राम इसी पर ही होता है, और आने वाले कई संडेज तक कई बार ये प्रोग्राम होंगे, और आप जो जो हमारे इस नेट से जुड़ जाएंगे उन सबको ये मैसेज मिलता रहेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके हर अभियान में साथ रहूंगा, और आपके प्रश्न क्वेश्चन होंगे तो मैं दोबारा एक सेशन भी आपके सामने करूंगा। इसके बाद में अब मेरे को समाप्ति की ओर बढ़ना है। ये एक थोड़ा सा यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता जनार्दन को मोटिवेट करना
हमारे सबसे बड़ी सफलता का आधार है। लोगों के दिलों में बात बैठ गई तो वो आपकी जंगल को खूब हरा भरा कर देंगे। ये मेरी गांव गांव की मीटिंग्स है। मैंने 1000 गांव के साथ काम किया दोस्तों। एक साल मैंने श्रमदान का अभियान चलाया, 200 गांवों ने, बारिश से पहले मैंने इतना सा कहा कि यार आपके जो भी जंगल है, कहीं दीवार वार बनी हुई है, कहीं टूट गई हो फूट गई हो, थोड़ा रिपेयर कर लें, थोड़े से कांटे कुटी लगा दें, पैक कर दें उसको। और गांव वाला तय कर लेता तो वो मवेशी उस एरिया में जाती नहीं, अगर दीवार नहीं भी हो तो भी नहीं जाती। कईयों के खेत आपने देखे होंगे, खेत की कोई बाउंड्री नहीं होती पहाड़ी इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, पर वो लोगों को पता है कि भाई ये उसका खेत है तो उसमें मवेशी जानी नहीं है। तो ऐसे ही उनके मन में धार ली, उनके समझ में आ गया, उसके बाद आपका सारा काम आसान है। हिंदुस्तान का कोना कोना हरा हो सकता है, लोगों को इन्वॉल्व करना है। एक छोटी सी ये चीज मैं इसकी चर्चा छोड़ देता हूँ, लेकिन यहाँ बता दूं कि पेड़ जब बड़ा होने लगता है तो उसके नीचे नीचे की शाखाएं काटते हैं, लेकिन जब पेड़ छोटा हो तो वो खड़ा ही नहीं रह पा रहा है अपना, तो उसकी ऊंची लंबी शाखाएं नहीं काट दें। ये गलती बहुत लोग करते हैं दोस्तों, बहुत सारे, इवन मेरे वन विभाग के साथी भी करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है कि शुरू शुरू में साल 6 महीने 2 साल, जब तक उसका तना मोटा नहीं हो तब तक कोई प्रूनिंग नहीं करें, जीरो। फिर जब करें तो नीचे नीचे का 1/10 हिस्सा जो है वो उसकी शाखाएं हटा दें, 90% में रहने दें। फिर थोड़ा सा उसको आप देखा होगा तो दो दो लगे हुए थे, उनकी आप पूरा प्रूनिंग कर देंगे। थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड कम हो रही है, हो सकता है आपको दिखता हो। जब भी ऐसी प्रूनिंग करें तो शार्प तेज धारदार औजार से करें, उसमें फटना नहीं चाहिए। मेरे मेन टॉपिक्स दोस्तों अभी खत्म हो गए। आपसे मैं 2 मोटिवेशन की बात करना चाह रहा हूँ, 2 ऐसे एक्शन की बात करना चाह रहा हूँ जिसका 10 साल पहले एक प्रोग्राम चलाया था, ये कि कौन सा स्कूल कौन सा कॉलेज ऐसा है जो अपने आप को ग्रीन स्कूल का अवार्ड देना चाहता है। हमने उसकी क्राइटेरिया बना दिए थे, 5 क्राइटेरिया बनाए थे कि उसके स्कूल में जितना भी एरिया बिल्डिंग वगैरह रोड वगैरह के और प्लेग्राउंड के अलावा खाली है, उसमें से कितना % एरिया उन्होंने हरियाली से कवर कर रखा है। एक पेड़ अगर 10 मीटर कवर करता है तो हमने 10 मीटर में एक पेड़ है तो उसको पूरा कवर मान लिया। तो ग्रीन कवर कितना % है, पानी का वो कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके छतों से स्कूल से बच्चों का पानी पिया हुआ निकल के नाली में बह के जा रहा है, या स्कूल के कैंपस में ही वो वापस उसको रिचार्ज कर रहे हैं, या पेड़ पौधों को पिलाने के लिए काम में ले रहे हैं। वेस्ट वहां से कितना जनरेट हो रहा है, 0 वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसी की खाद वहीं बना रहे हैं, प्लास्टिक आने नहीं देते हैं, आती है तो उसको रिसाइकिल करते हैं। ऊर्जा की बचत, LED लाइट्स लगा रहे हैं, हवा कमरों में रोशनी जा रही है, अनावश्यक लाइटें नहीं चलानी पड़ती है, AC पंखों का इस्तेमाल कम जरूरत करना पड़ता है। और वो बच्चों के माध्यम से कितनी फैलावट, ये 5 चीजों पे हमने 20-20 नंबर पे 100 नंबर दिए थे। और जो शहर में, आपका कोई भी शहर हो, आपका कोई भी कॉलेज हो, वहां ये प्रोग्राम अपने को चलाना है। अगर अपन इस साल कोरोना की वजह से सिस्टमेटिकली नहीं चला पाते तो अगले साल मेरा वादा है कि हम इस प्रोग्राम को बड़े लेवल पे चलाएंगे और इसमें लाखों रुपए का अवार्ड देंगे हम उनको, स्कूल्स को, उस संस्था को जो बेस्ट काम करती है, और सीरीज ऑफ अवार्ड्स देंगे ताकि ये मैसेज बच्चों के माध्यम से घर घर पहुंचे कि वास्तव में करना क्या है। ये नाटकबाजी नहीं करनी है, केवल पेड़ लगा के फोटो नहीं खिंचाना है, ये एक पेड़ को गोद देना और 2 को गोद देना, ये कई सारे ऐसी चीजें हो रही है जिसका कोई सार नहीं है। बेसिकली बात ब्रॉडर है, कम्युनिटी फीलिंग में है। तो ये प्रोग्राम आपके माध्यम से मैं हाथ में लेना चाहता हूँ। एक जियो टैग मॉनिटरिंग करना चाहता हूँ कि जो भी पेड़ लगाए अपने मोबाइल से, उसमें GPS आता है, वो GPS नोट करे, उसका एक फोटो खींचे, एक व्हाट्सएप पे भेजे, उसका रिकॉर्ड भेजे, ताकि हम उसको बाद में जाके दोबारा चेक कर सकें। आपको ऐसे तरीके इजाद करने का मेरा प्रयास है कि हम एक जगह बैठ के किसी भी गूगल से, हम GPS से हम देख सकेंगे कि वहां पे पेड़ है या नहीं। इसका भी हमारा प्रयास रहेगा, प्रोवाइडेड एक बड़ा मूवमेंट बन जाए, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड रखें। ये जो भी प्रोग्राम है दोस्तों, ये वॉलंटियर ड्रिवन है, ये कोई कॉमर्शियल प्रोग्राम नहीं है किसी तरह का। कोई आप भी जो सेवा कर रहे हैं पूरे राज्य में, वो बहुत बड़ी सेवा है। युवाओं के बीच में, गाँव के बीच में, शहरों के बीच में जाके जो आप काम कर रहे हैं,
आज की तारीख में जो रियल हार्डकोर वर्क है वो वहीं चाहिए, सबसे ज्यादा वहीं चाहिए। ये शहरों के पढ़े लिखे लोगों में बहुत मुश्किल होता है। इनकी दौड़, कई लोगों की, इनमें से 50, 60, 70% लोगों की दौड़ में पैसे के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। अभी भी जीवन है इन गाँव में, अभी भी शहरों में जीवन है दोस्तों। यहाँ पर वॉलंटियर बनिए और इसको केवल थोड़ा सा काम करिए। मैं समझता हूँ कि आपसे बढ़िया वॉलंटियर कोई होगा भी नहीं। आप अगर इसमें ट्रेनर बनना चाहते हैं, इस चीज को गहराई से और सीखना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में अगर मेरे को 150 लोग रजिस्टर करते हैं तो मैं स्पेशल 2-3 सेशन का प्रोग्राम करूंगा, ऑनलाइन करूंगा, प्रैक्टिकल सारी चीजें सिखाऊंगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। अभी ये आप में एक आग लगाने जितने सा काम किया है मैंने, थोड़े से आपकी सोच के दायरे को विस्तृत करने का काम किया है, कई संभावनाएं आपके सामने, कई तरीकों की चर्चा करी है। अब उनके बारे में थोड़ी सी और विस्तार से जानकारी हो जाए, आपका एक नॉलेज बिल्डअप हो जाए, तो फिर आप एक ऐसे ट्रेनर बन सकते हैं जो दूसरे लोगों को इन्हीं चीजों में ट्रेन कर सकते हैं। आपको एक पावर पॉइंट उपलब्ध हो जाएगा, आपको यूट्यूब का वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जगह जगह जाके इस बात को जगाना है, इस बात को बताना है। आप छोटे छोटे वीडियो बना करके आपकी भी जानकारी के लिए हमें दे सकते हैं। तो इसकी एक सिलेक्शन प्रोसेस रखी जाएगी, तो वो आप में से जो रुचि रखेंगे कि बनना चाहते हैं, तो उसके कई तरीके हैं। एक तो आप ये jaipurmissiongreen@gmail.com ईमेल है, इस पे भेज सकते हैं। जयपुर याद रहेगा आपको, मिशन ग्रीन याद रहेगा @gmail.com लिख लीजिए। ये कर सकते हैं। तरुण या भुवनेश जी के माध्यम से, NYK के माध्यम से आप अपना एक कोई सिस्टम बना सकते हैं। सारों का ट्रेनिंग मैं आपके लिए स्पेशल कर सकता हूँ। बस मेरी अपेक्षा ये इतनी की कि 150 लोग एक साथ तैयार हो जाएं, जो सिंसियर हों। 2-2, 3-3 घंटे के 2 या 3 सेशन होंगे। एकदम परफेक्ट आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपने कैसे किया, आपसे लगा के दिखाया जाएगा। आपको खुद को पौधा हाथ से लगाना होगा, आप सही तरह से धावला बनाएंगे, आप सही तरह से ट्रिगार्ड बनाएंगे। ये सब चीज आपके सामने करने के बाद आपको ट्रेनर हम जो है घोषित करेंगे, सो दैट आप कई लोगों को ट्रेन कर सकें। हम 1 से 100, 100 से 1000, बल्कि 100 से लाख और लाख से करोड़ों पे दोस्त पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली हम वो हासिल कर सकते हैं जिस बारे में अभी तक लोग सोच नहीं पा रहे होंगे। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि आप आपके चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको अभी तक मेरी सारी बात सुनाई दी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप 1 से 5 के बीच में नंबर दीजिए। अगर आपको बहुत बढ़िया लगा है 5 दीजिए, आपको उससे थोड़ा कम बढ़िया लगा है 4 दीजिए, उससे कम बढ़िया लगा 3 दीजिए, उससे भी कम बढ़िया लगा 2, उससे भी कम बढ़िया लगा 1, बिल्कुल बेकार लगा है 0। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपके चैट बॉक्स में सिर्फ एक नंबर लिखना है। ये कितने नंबर आपके आते हैं मैं देखना चाह रहा हूँ। जो चैट बॉक्स में अभी नहीं लिख पा रहे हैं, तो मैंने एक छोटा सा ये फॉर्म बना रखा है दोस्तों, और ये फॉर्म बहुत आसान है। आपको अपने गूगल में जाके, अभी अगर आप मोबाइल पे हैं मोबाइल में लिख सकते हैं, अभी नहीं लिख सकते बाद में लिख सकते हैं, जरा सा नोट कर लीजिए। bit.ly ये एक परमानेंट एक साइट है जो ये सुविधा देती है लिंक बनाने की। bit.ly इतना और ऑब्लिक, ये इतना तो आपका स्टेबल रहेगा। जो भी मैं फॉर्म दूंगा उनमें ये चीज हमेशा रहेगी, bit.ly ऑब्लिक। उसके आगे आपका 3 शब्द है, FB मतलब फीडबैक, फिर डैश और NYK, यानी नेहरू युवक केंद्र के इस प्रोग्राम का फीडबैक है। उसमें भी आपको यही सेम फीडबैक भरना है। उसमें आपका नाम आएगा, मोबाइल आएगा, आपका छोटा सा एड्रेस आएगा, और आप ये भरेंगे कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा है, और आप 1 से 5 का नंबर देंगे। 2 मिनट से ज्यादा आपको लगेगा नहीं, 1 मिनट लगेगा। आपको जिसको सुविधा हो आप अभी भर सकते हैं। बस मेरा ये है कि इतना सा कहूँगा कि दोस्तों ये सारी बात तो बहुत अच्छी हो गई, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करी तो ये सारी बात बेकार है। आपको कोई भी बात इसमें ऐसी लगी हो जिससे आप कन्विंस नहीं हुए हो, आपको रिलेवेंट नहीं लग रही हो, बिल्कुल भूल जाइए उसको। कोई चीज बहस में अटक रही हो दोस्तों, भूल जाइए। जितना समझ आया है उतना अपन जरूर करें, और जो मैंने बात उतनी सी ही करी है जो अपने दायरे में करने लायक है। जो डिफिकल्टीज आती है वो शेयर करिए, सोशल मीडिया से, मास मीडिया से अपने मैसेजेस को आगे से आगे फैलाइए।
और एक मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, एक एक ये वी कैन सेव अर्थ। अभी मैं आपकी आवाज तो नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आपसे मैं पूछूंगा कि क्या हम धरती को बचा सकते हैं? दोस्तों, हम वाकई बचा सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस हमने ठान लिया है तो हम धरती को बचा सकते हैं। इसी नाम की मैंने एक चैनल पैदा करी है टेलीग्राम में। टेलीग्राम एक वैसी ऐप है जैसा व्हाट्सएप की ऐप है। जैसे व्हाट्सएप है वैसा ही बिल्कुल टेलीग्राम है। ये भी 5-7 सालों से चल रही है, उससे ज्यादा इफेक्टिव है कई मायनों में। लेकिन व्हाट्सएप इतना फैल चुका है कि अब कोई नई ऐप को फैलना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसकी सुविधा ये है कि उसमें बड़े बड़े मैसेज डाल सकते हैं, उसमें लाखों लोग एक ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरे को आपको मैसेज करना हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं, हर गांव के हर जिले के बनाऊं, तो 50-100 ग्रुप बन जाएंगे। अब वो किस किस ग्रुप में कैसे कैसे मैसेज डालो, पहले एक को बोलो फिर वो दूसरे को डालेगा, तीसरे को डालेगा, मैसेज ही नहीं पहुंचता है। तो मैंने आपके लिए टेलीग्राम ऐप के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ। इसको कैसे ज्वाइन करना है, छोटा सा है कि आप प्ले स्टोर में जाएंगे और उसमें ये ऊपर ही ऊपर जो वर्ड लिखा है टेलीग्राम, ये लिखेंगे तो इस तरह का एक सिंबल दिखेगा आपको, एक हवाई जहाज जैसा जो नीली सर्किल के अंदर है, ऐसा सिंबल दिखेगा। प्ले स्टोर में आपको डालते ही उसको इंस्टॉल डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल करने के बाद ये ऐसे ओपन पूछेगा। इसको ओपन कर लीजिए आप। ओपन करने के बाद उसका वो मोबाइल नंबर भी आपसे डलवाएगा। डालने के बाद वैसा एक आइकॉन आ जाएगा जैसा ये जो टेलीग्राम का आइकॉन है आपके मोबाइल में आ जाएगा। अब व्हाट्सएप को जैसे दबाते हैं खोलने के लिए, वैसे ही इस टेलीग्राम आइकॉन को दबाएंगे तो ये इस तरह का आपका टेलीग्राम खुल जाएगा। खुलने के बाद उसमें ये जो ऊपर है मैंने पहले ही लिख दिया है, वी कैन सेव अर्थ। आपने अभी प्रॉमिस किया था वी कैन सेव अर्थ, इसी को याद रखिए। आप जरूर धरती को बचा सकते हैं। इस वी कैन सेव अर्थ लिखिए तो आपको ये एक खुलेगा, जो ऊपर ही खुला है वी कैन सेव अर्थ, रजिस्टर फॉर एनवायरमेंट, इस तरह का कुछ खुलेगा। उसको क्लिक करिए, वी कैन सेव अर्थ खुल जाएगा। फिर उसमें आपको इस तरह के मैसेज मिलेंगे। पहला मैसेज है वेलकम टू ज्वाइन दिस चैनल, और ऐसे जो मैसेजेस हैं सारे, इनके नीचे आप खिसक के जाइए, नीचे बॉटम पे लिखा होगा ज्वाइन। तो ये जो ज्वाइन वर्ड को आप क्लिक कर देंगे तो आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। फिर आप वैसे जैसे व्हाट्सएप खोलते हैं इसको खोलते रहिए, और ये एक तरह से आपका ग्रुप हो गया, इसको चैनल बोलते हैं। इस चैनल में आपको बार बार आपको तरह तरह के प्रभावशाली मैसेज, ट्रेनिंग, वीडियोस, सब कुछ आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप वो संदेश वाहक बनेंगे जो इस धरती को पूरा हरा भरा करने में मदद करेगी। आपको बस मेरा एक अंतिम आग्रह है कि दोस्तों इन्वॉल्व होइए। आपके हमारे सबके जीवन का सवाल है, ये किसी और के जीवन का नहीं है, अपने जीवन का सवाल है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 2-3 मिनट का टाइम हो तो मैं 2 वीडियोस दिखाना चाह रहा था। तो जिन साहब टाइम है अभी? 2-3 मिनट के चार दिखाइए सर, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं नौजवानों के। वो वीडियो से इनको एक तो सीड बॉल बनाने का क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनानी है, चलो क्योंकि वो करीब बनाए देखे बिना उनको स्पष्ट नहीं होगा। 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आप अगर अलाउ करें तो मैं वीडियो खोलने का प्रयास करूं। जी करिए। ये आवाज सुनाई दे रही होगी, आवाज आ रही है सब? आ रही है, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो ये सीड बॉल बनाने का तरीका है। सर वो वीडियो नहीं आया अभी। वीडियो आ रहा है? नहीं सर, वीडियो नहीं, अभी वीडियो नहीं आपको आया। शेयर करना पड़ेगा। वीडियो मैं न्यू शेयर कर देता हूँ। जी सर। अब आ रही है? जी सर, वॉल्यूम उसकी थोड़ी आप तेज कर दीजिएगा। हाँ, तो 200% तक कर दीजिए वॉल्यूम, तो आ जाएगी। नहीं है, इसमें ऐसा है कि ये दिखा रहा है कि 3 तरह की मिट्टी हमने ली है। इसमें जो है देखिए, ये थोड़ी सी खाद है इस तगारी में, और ये काली मिट्टी है, और ये रेत है। इन तीनों चीजों को लगभग बराबर मिक्स करना है।
मैंने आपको बताया था कि जहाँ रेतीली मिट्टी है वहाँ काली मिट्टी ज्यादा डालनी पड़ेगी, जहाँ काली मिट्टी है वहाँ रेतीली डाल। ये तीनों तरह की मिट्टी है, ये तीनों को मिला के और थोड़ा सा पानी डाल के और ये जो बना रहे हैं। ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा मिलानी पड़ेगी, जहाँ सॉइल सीधी होगी बहुत अच्छा मिक्सचर बन गया है। बड़े बीज होते हैं उनके लिए बड़ी बॉल बनानी पड़ेगी आपको। उनका बीज मैंने दिया है, अब क्योंकि ये बड़ा बीज है इसलिए इसको मैं बॉल के बीच में रखा हूँ और इसको और इस बॉल को आपको छाया में सुखानी है। थोड़े से बड़े बीज है तो एक बॉल में एक बीज, दो बीज या तीन बीज। अब मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपको जिनके बीज थोड़े से छोटे होते हैं। तो मैं आपको दूसरा एक बीज है, ये अमलतास का बीज है। अमलतास इसको इंडियन लेबरनम बोलते हैं। आजकल आप अभी पिछले महीने भर में, मई के महीने में काफी सारे फ्लावरिंग में आपने देखे होंगे। तो ये बीज मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ, एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया ले रहा हूँ मैं इसका। रेत कम पड़ रही है तो थोड़ी रेत और डाल लें, उस हिसाब से मिक्सचर बना के कुल मिला के अब मिक्स करने के बाद ये बॉल बना रहे हैं। मैं थोड़ा आगे ही निकाल रहा हूँ इसको। ये आप देख रहे हैं चपटी बॉल है, ये देखिए डिस्क शेप जैसे इडली की आकृति होती है, ये बॉल है। तो ये इसका पर्पस ये है कि इसमें इस बॉल के कुछ फायदे हैं कि जब पानी के संपर्क में ये बॉल आती है तो जो बीज है वो हर तरफ से नजदीक से पानी के संपर्क में आ जाता है। अगर बारिश बहुत कम हुई हो तो उन दिनों में इसको अंदर तक मॉइस्चर मिलेगा। जबकि बड़ी बॉल हमने बनाई थी इसमें अंदर वाला जो सेंटर में जो बीज है वो जब तक जड़ छोड़ के बाहर निकलेगा तब तक हो सकता है अगर बारिश कम हो तो जब बारिश ठीक है तो इस बॉल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बारिश कम वाले समय पे बीज पहले से ही अंकुरित हो जाएगा और वो अंकुरित हो गया अगर एक बार बीज तो मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। दोस्तों मैं इतना सा ही कहना चाह रहा था कि ये जो स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप्ड, अच्छा सॉरी, चलिए मैं बस इसी को मैं हाईलाइट कर रहा था। और अगली जो मेरी ट्रेनिंग होगी उसमें मैं एक ट्री गार्ड बनाने का भी डेमो करूंगा। तो एक वायर से आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, तो ट्री गार्ड का आज मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि एक वायर मेस का ट्री गार्ड हमने बनाया है जो करीब 125-150 रुपए में बन जाता है और उतना ही प्रोटेक्शन देता है। 6 फीट ऊंचा है, बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है। वायर मेस का है वो। जबकि हम अगर जैसे जयपुर की बात करूं तो यहाँ जेडी में 1300 रुपए का एक ट्री गार्ड होता है, वो आधी रेट में आपको 650 में देते हैं। वो 650 में भी इस ट्री गार्ड से 4 गुना कॉस्टली है। तो लोगों को ट्री गार्ड की जहाँ जरूरत हो तो वो भी अगर अपन सीख लेंगे तो वी कैन डू वेरी बिग वर्क।
तो मैं अपनी बात को आज यहीं पे कंक्लूजन की तरफ बढ़ाता हूँ। आशा रखता हूँ कि मेरी कुछ बातें आपको टेक्निकली समझ में आई होगी। मुझे करीब 1 घंटा और 5-10 मिनट हो गए हैं बोलते हुए। तो मेरा टारगेट था 1 घंटे में बात खत्म करने का, थोड़ा सा ज्यादा समय लिया है मैंने, लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि बात आपके दिल तक पहुंची होगी। और दिल से आपके अगर एक पेड़ निकलेगा तो इस धरती पर पेड़ों की कमी नहीं होगी, हमारे को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, शुद्ध पानी मिलेगा और शुद्ध जीवन मिलेगा। दोस्तों, आपके सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो तो मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपके दिल से निकली है, हम सबके दिल तक पहुंची है, वो धरती पर भी उतरेगी और निश्चित रूप से उतरेगी। और जिस मिशन में आप लगे हुए हैं हम लोग तो साथ में हैं। और जिस तरह से ग्रीन वॉरियर्स की, ग्रीन वॉलंटियर्स की बात की है, हमारा हर एक एक वॉलंटियर ग्रीन वॉलंटियर है, ग्रीन वॉरियर्स है, जो अपने लेवल पर गांव में, मोहल्ले में इन्हीं पेड़ों को उगाने में, लगाने में काम करते रहते हैं। और अभी तो बताऊं मैं, पक्षियों के प्रति भी इतनी इनका जो है स्नेह है हमारे साथियों का, कि राजस्थान में इन 2-2.5 महीनों में 15,000 से भी अधिक जो है परिंदे हमारे साथियों ने लगाए हैं। हाँ, लेकिन अभी इस आपके इस सेशन के अंदर कुछ साथियों के प्रश्न है। एक पवन शर्मा जी का प्रश्न है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो कम पानी में कम पानी मांगता है और फटाफट बड़ा भी हो जाता है, तो वो कौन सा पौधा है? एक। दूसरा, ब्रिजलाल जी ने कहा कि सुंदरा राम की जो 1 लीटर पद्धति, वो चीज क्या है करके, वो क्यों नहीं उपयोग में हो सकता है? बताता और हूँ। फतेहलाल जी का एक प्रश्न है कि पानी जड़ों में डालने से क्या जड़ें जो है सड़ नहीं जाएगी? जो मैं देख पा रहा था 3-4 क्वेश्चंस जो है, तो ठीक है। आप उनका दे पाए जवाब। और बाकी भी जो साथी है अपने प्रश्न डाल दें इसके अंदर, तो आज जवाब दे सकें या आने वाले वक्त के अंदर जब और भी चीजें होगी तो उसमें भी अपन जो है शेयर कर पाएंगे। चलिए, मैं 1 बाय 1 इनको लेता हूँ। देखिए, जो फास्ट ग्रोइंग की बात है, तो ऐसी कई प्रजातियां होती है जो बहुत ही फास्ट बढ़ती है। मैं ऐसा उदाहरण लेता हूँ, जैसे अपना यूकेलिप्टस का पेड़ है फॉर एग्जांपल। तो वो पेड़ जो है 3-4 साल में बहुत लंबा हो जाता है। वो लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो पानी ज्यादा मांगता है, लेकिन अगर वो 1 किलो वुड पैदा करता है तो उसमें जितना पानी वो खपाता है उससे ज्यादा पानी तो हमारे नॉर्मल पेड़ ले जाते हैं। उसकी दुख इतना सा है कि वो 4 साल में वो उतना बड़ा हो जाता है जितना बड़ा अपना 10 साल में होता है। दैट इज वन। लेकिन दूसरा, यूक्लिप्टस को लेकर तो 1987-88 में राजस्थान, तो आंदोलन चले थे कि ये राजस्थान के लिए ठीक राजस्थान नहीं है। में वो इसलिए नहीं लगाना चाहिए राजस्थान जैसे एरियाज में, हाँ, खासतौर से ड्राई एरियाज हम्म। में, कि वो पानी को इतना बढ़ता है तो वो पानी को भी सोख देता है। केवल कैनाल एरियाज में जहाँ इरिगेशन ज्यादा है, जहाँ वाटर टेबल ही इतनी बढ़ गई कि वहां से पानी को हटाना भी बहुत जरूरी है, तो उस तरह के एरियाज में ही उसको लगाना चाहिए। अब इसकी इसकी बेचारे की नेगेटिव प्रचार इतना ज्यादा हो गया कि इसको अब यहाँ राजस्थान में तो लगाते नहीं है, लेकिन हरियाणा में अभी भी लगाते हैं और इसको टिम्बर पैदा करते हैं। इट्स अ वेरी गुड मटेरियल। तो वो आज के विषय में मैं नहीं रखता हूँ, एक उदाहरण के रूप में ही मैंने लिया है। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा कि जैसे फास्ट ग्रोइंग में लेंगे तो मैं कांटेदार प्रजाति में देखता हूँ कुमठा, रोंज, ये बहुत स्लो ग्रोइंग वाले पेड़ है। लेकिन बबूल उससे कई गुना फास्ट बढ़ता है, 5-10 गुना फास्ट बढ़ेगा बबूल। पानी भी कम मांगता है और एक बार स्टेब्लिश हो गया तो फिर कहीं जाता नहीं है। दूसरा, अपना फास्ट ग्रोइंग में एक क्लाइंबर का उदाहरण देता हूँ। तामेश्वर की बेल अगर आप लगा दें तो वो मतलब साल 6 महीने में वो पूरा एक मकान जितना बड़ा छत आपके बना देगी। और आप दूसरी कोई गिलोय देख लें तो गिलोय बहुत फास्ट बढ़ती है। इसी तरह से पेड़ों में सिल्वर ओक है, ये फास्ट बढ़ता है। चंपा फास्ट बढ़ती है। एलस्टोनिया बहुत फास्ट बढ़ता है। तो छोटे बड़े कई तरह के पौधों में ये चीजें हैं। अशोक का आसापाला ये स्लो, मैंने एक स्लाइड डाली थी इसमें, एक है स्लो ग्रोइंग ट्रीज की डाली थी मैंने, और एक फास्ट ग्रोइंग की भी एक थी उसमें। तो जैसे मोलश्री, चुड़ैल ये बहुत धीरे बढ़ते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जैसे आम, जामुन, बबूल, ये नीम वगैरह ये थोड़ा सा फास्ट बढ़ते हैं और पानी भी थोड़ा सा कम चाहिए। दूसरा सवाल था आपका कि 1 लीटर पानी में उगाने की जो सुंदर राम जी की पद्धति है वो क्या है।
उन्होंने देखिए उनका ट्रिक और टेक्निक ये है, समझने की चीज ये है कि धरती में जब बारिश आ रही है तब हमें पानी को अंदर उतारना है, मैक्सिमम पानी को अंदर जाने देना है। अगर उस समय हमने जमीन पे पौधा लगा दिया और पानी जाने का रास्ता नहीं रखा तो पानी भीतर जाना उतना आसान नहीं है। हालांकि मैंने जो टेक्निक बताई है वो लगभग वही है। सुंदराम जी ये करते हैं कि पहले खड्डा खोद देते हैं गर्मी के दिनों में, और अगले जो 2-3 महीने हैं उस दौरान बारिश उसका पानी जो भी आता है उस खड्डे में भरने देते हैं, और वो पानी नीचे से नीचे जमीन में उतर जाता है। अब वो सितंबर के आसपास आके पौधा लगाते हैं। तो पौधा लगाने के लिए वो जो थैली में एक तो उसको गीला थोड़ा सा करके और उसमें नमी अच्छी रखते हैं, और दूसरा 1 लीटर पानी उस खड्डे में डालते हैं जड़ के नीचे और उस पौधे को लगा के ढक देते हैं। तो वो 1 लीटर पानी में जितनी मिट्टी गीली होगी और ऑलरेडी गहराई में है वहां जड़ें फैलेगी, और फिर वो नीचे क्योंकि जमीन में पानी गया हुआ है बरसात का, तो वो पानी के टच में वो जड़ें आ जाएगी और वो तेजी से नीचे बढ़ेगी। यही उनका सीक्रेट है। तो इस पद्धति में क्योंकि डेजर्टिक इलाकों में पानी की बहुत कमी रहती है तो ये तरीका बहुत ही कारगर है। और बारिश वो थोड़ा सा बारिश पे डिपेंड करेगा, लेकिन बारिश एक ठीक ठाक हो गई तो वो पौधा जिंदा रह जाएगा। तीसरा सवाल था आपका कि जड़ें पानी में डालेंगे तो सड़ेगी। देखिए मैंने फोटो दिखाया था, उस फोटो में मैंने विशेष तौर से हाईलाइट किया था कि जड़ों के आगे खड्डा खोदना है, जड़ों के पास मिट्टी को ऊंचा रखना है। मैंने विशेष तौर से बोला था कि जड़ों के पास में, तने के पास में मिट्टी बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए और वो स्लोप होना चाहिए। तो जड़ों पानी जो है पौधे से 1 फीट 1.5 फीट आगे भर रहा है तो वो पानी वहां से नीचे उतरता जाएगा। पानी एक बार उतर जाएगा तो जमीन में वाटर टेबल हाइड्रोलॉजी की वजह से नीचे चला जाएगा, वो कहीं रुकेगा नहीं, रुकने की प्रॉब्लम होती है उसके सामने। इसलिए इसमें जड़ें नहीं सड़ेगी, जड़ें वहां सड़ेगी जहां पौधा लगाया और उसके चारों तरफ जो थावला बनाने की, रिंग बनाने की जो फैशन है उसमें जड़ों के चारों तरफ पानी भरेगा। तो वो अगर 2-4 दिन भी अच्छी बारिश होगी तो पौधे पीले पड़ने लग जाएंगे और जड़ों को, पौधों को नुकसान होगा। अच्छा, नवीन कुमार जी का प्रश्न है कि अश्वगंधा को घर में कैसे लगाया जाए? अश्वगंधा तो वीट के जैसे उगता है, इसको कोई ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बीज ले लीजिए और कहीं पे भी डाल दीजिए, बड़ा नसड़ा पेड़ है, आराम से उगेगा। घर में भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो घर के बाहर ही कहीं पे बीज डाल दीजिए तो वो आराम से उग जाएगा। और इसके बीज इसमें आते हैं अक्टूबर नवंबर में फूल के आसपास में, वो बीज आप इकट्ठा कर लीजिए और बीज डाल दीजिए। उसमें कुछ भी ज्यादा ऐसा कुछ करने की चीज, गमले में भी लगा सकते हैं ऐसे तो। बांसवाड़ा से दिलीप जी पूछ रहे हैं कि आम की कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी पैदावार दे सकती है बांसवाड़ा में? इसकी आम की? हाँ, बांसवाड़ा के अंदर। ये प्रश्न थोड़ा हॉर्टिकल्चर विभाग का है, मेरी बहुत अच्छी जानकारी नहीं है इसमें, इसलिए आप बेटर है कि वो उन्हीं से पूछें। मैं कोई भी इसमें कमेंट नहीं करूं तो ज्यादा बेटर है वैरायटीज के बारे में। हाँ एक चीज आम से मुझे याद, बहुत आम का अपन बीज इकट्ठा करके लगाते हैं अपने एरिया में, तो उन्हीं प्रजातियों के बीज लगावे जिनके पौधे अपने यहाँ होते हैं। अब यह हापुस और लंगड़ा और दशहरी और ये जो बाम अपने यहाँ नहीं होते हैं तो उनके बीज का पौधा अपने यहाँ ज्यादा नहीं चल पाएगा। और इसके विपरीत जो है देसी, हमारे जिला महेश शर्मा का प्रश्न है कि निःशुल्क पौधे नौजवानों को कैसे मिल सकते हैं आपकी नर्सरी से? पौधे अभी जो विभाग की योजनाएं हैं, वन विभाग की जो भी योजनाएं हैं सरकार से जो भी अप्रूव्ड है पिछले 2-3 सालों से, उसमें ये हुआ है कि एक तो निःशुल्क वितरण बंद कर दिया है। केवल शिक्षण संस्थाओं को उनके लेटर पेड पे डिमांड देने से और एक सर्टिफिकेट देने से कि ये जो पौधे ले जा रहे हैं वो हमारी शिक्षण संस्था में ही लगाए जाएंगे, तो उनको अप टू पर शिक्षण संस्था 100 पौधे तक मिल सकते हैं। तो आप कोई भी काम करें उनके माध्यम से कर सकते हैं, मतलब अगर आप वो उनका लेटर लें और उनके माध्यम से लेके आए तो वो भी शायद 1 रुपए पे मिलता है, वो भी मेरे को ध्यान नहीं, 1 रुपये उनको भी देना पड़ता है। निःशुल्क के प्रोविजन खत्म हो गए सर। निःशुल्क के लिए आप कोई संस्थाओं को पकड़ सकते हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, मेवाड़ क्लब, ये क्लब, तो ये लोग थोड़ा मदद करना चाहते हैं तो ये पैसे दे देंगे और आपको निःशुल्क मिल जाएगा। तो सर आप जो प्रश्न कर रहे हैं जो कॉन्टेस्ट के लिए है वो करिए ताकि सर्टिफिकेट के लिहाज से हमारे नौजवान साथी को सर्टिफिकेट मिल पाए। तो क्वेश्चन आप जो करना है आपकी स्क्रीन पे, एक ये पवन कुमार वैष्णव ने पूछा है, पवन कुमार वैष्णव का सवाल है कि 5 साल से मैं उस पौधे को लगा रहा हूँ लेकिन बढ़त नहीं हो रही है।
देखिए मैंने काफी बातें अपने इसमें कवर करी है। एक सही क्वालिटी का पौधा लेना, और जब जहां आप लगा रहे हैं वहां की अगर सोयल ऐसी है कि नीचे कोई हार्ड रॉक है या चट्टाने हैं या वो कुछ है, और बांसवाड़ा के कुछ एरियाज में है ऐसा, तो वो नीचे अगर हार्ड आ जाएगी तो फिर उसकी जड़ बढ़ेगी नहीं, तो वो पौधे की ग्रोथ उससे काफी प्रभावित होगी। तो ऐसे इलाके में वैसा ही पौधा लेना चाहिए जो रॉकी एरियाज में चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल नीम, चुड़ैल ऐसे चल जाते हैं। तो जैसे रायन भी चल जाएगा, कुछ फलदार पौधे भी चलेंगे, सोडा भी चलेगा, लेकिन ये आम बहुत ही वो ऐसा पौधा है जिसको वो चाहिए। आपके माध्यम से 5 जून को एनवायरनमेंट डे पर नेशनल लेवल पे क्विज कंपटीशन कराया गया था, उसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तैयार हो रहा है उसका, अभी आजकल में निकल जाना चाहिए रिजल्ट। काफी लोगों ने भाग ले लिया था अलग अलग स्टेज पे, 995 लोग हो गए फाइनली करते करते, तो वो डेटा बहुत बड़ा हो गया तो उसको फिर टेक्निकल को देना पड़ रहा है। एनजीओ को निःशुल्क पौधे नहीं मिलते हैं, आपने पूछा है किसी ने। वैसे शुल्क इतना कम है कि एक 50 लाख रुपए का मकान बनाने वाले को 5 रुपए देने में ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसको पैसा देगा तो वो पौधा बचेगा, लगा होता है, बट अभी कोई स्कीम है नहीं। वैसे ऐसा कोई पौधा है जो जो रिवर एरिया में जल्दी लग जाएगा? देखो रिवर एरिया का मतलब है रिवराइन, यानी रिवर के किनारे पे, नालों के किनारे पे, इनमें चलते हैं। देखो अर्जुन, जामुन, करंज, इवन आम, ये इस तरह के जो पौधे होते हैं ये, और वहां पे और भी पौधे आपको दिखेंगे इमीडिएटली, अगर मेरे को कोई नाम नहीं आ रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं। और कोई सवाल यहाँ मैं देख रहा हूँ, कोई सवाल यूट्यूब चैनल्स पे कुछ क्वेश्चंस थे, आप बताइए। उसमें एक तो ये था कि बाढ़ वाले इलाके हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस प्रकार के पौधे और किस प्रकार का करना चाहिए? जहाँ पे बाढ़ बाढ़, वाले, जी सर। जहाँ बाढ़ आती है, जी सर, बाढ़ वाले, फ्लड वाले। राजस्थान में तो ऐसा कोई होता नहीं है इलाका जनरली, पर बाढ़ वाले इलाकों में मतलब जो बेसिकली कि वहाँ थोड़े टाइम पानी भरा रहेगा, तो ये जो रिवराइन पौधे बोलते हैं हम इनको, ये जो नालों के किनारे पे वगैरह लगते हैं, कई बार उन पौधों में पानी भर जाता है तो भी वो पौधे थोड़ी सी मिट्टी में चलते रहते हैं। तो जैसे जामुन हो गया, आम हो गया, करंज हो गया, अर्जुन हो गया, ये पौधे आराम से वहां पर चलेंगे। एक क्वेश्चन मनोहर लाल जी का था कि वो जैसलमेर से हैं, हमारे यहाँ मिट्टी का उन्होंने बताया कि कहीं हम प्रयास करते हो नहीं पाते। एक उनका ये क्वेश्चन है सर कि हमारे क्षेत्र की मिट्टी ही मेटक है, जिसके कारणों से न केवल पौधे पनपने में समस्या आ रही है, बल्कि गाँव में भी घरों में दरारें पड़ जाती हैं। हमें क्या प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे आसपास भी हरियाली के तौर पर पौधे ही पौधे दिखे? हालांकि बलबूल जैसे पौधे बिना देख रेख के बहुत मात्रा में पनप जाते हैं, ऐसा उनका एक प्रश्न है। मनोहर लाल जी आपके जैसलमेर प्रश्न से। का मैं सारांश निकालूं, इसमें 2 या 3 प्रश्न शामिल है। एक तो जी ये है कि दीवारों में क्रैक्स में पौधे उग जाते हैं, एक तो इनकी समस्या है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि कौन से पौधे ठीक ठाक बढ़ते हैं, बबूल की उन्होंने उदाहरण दिया है। तो जो दीवारों में घुस जाते हैं पौधे, उनको हम लिथोफिटिक ऐसा कुछ बोलते हैं। वो ऐसे पौधे होते हैं जिनकी चिड़िया बारीक बीज खा के और दीवारों की क्रेविसेस में छोड़ देती है, और बारिश की दिनों में थोड़ा सा बारिश आती है, वहां पे उस पौधे के बीज को पानी मिलता है, वो जड़ छोड़ देती है और धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब वो जैसे जैसे जड़ें बढ़ेगी तो वो दीवार को क्रैक करेगी। तो ऑब्वियसली ऐसे में इतना सा ही है कि आप क्रैक्स को पहले तो भर लें, सीमेंट चूना वगैरह जो भी लगा के। दूसरा, अगर उग गया हो तो उसको वहां से काट दें, तो वो पौधा हट जाएगा, वो हटाना ही पड़ेगा। ये आप तो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति वहां दिखती है जहाँ पे बांध बने हुए हो। बांधों की मतलब जैसे राजसमंद जिले का बांध है, मैं देखता हूँ तो उसकी दीवार पे कई सारे ये पौधे उग गए, तो धीरे धीरे इनमें इतनी ताकत होती है कि वो वहां पे क्रैक पैदा कर देगी, बांध में लीकेज हो जाएंगे। तो इन महलों की दीवारों पे उगे होते हैं, जहाँ कोई नहीं जाता वहां पे ये समस्याएं रहती है। तो इसका तो यही इलाज है कि उनको हटाना पड़ेगा। जहां तक किस एरिया में क्या पेड़ लगाने का है, तो ये थोड़ा सा अपन इसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग में सेकंड फेज में रखना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंट्रिकेट सवाल है और एकदम से याद भी नहीं होगा, इसको अच्छी इंफॉर्मेशन बना के मुझे देना भी पड़ेगा। तो आई एम प्लानिंग फॉर दिस।
लेकिन जिस एरिया में जो पौधा दिखता हो वहां पे प्राकृतिक रूप से, अगर आप किसी एरिया में लगा रहे हैं, वहां के 5 किलोमीटर के दायरे में देख लें, कोई ना कोई प्राकृतिक पेड़ आपको दिखेंगे। अगर वो पेड़ वहां उस एरिया में दिख रहे हैं तो वही उस एरिया में लगाने चाहिए। एक उदाहरण से मैं आपको बात को और खुलासा करता हूं कि सागवान के पेड़ अपने पूरे मध्य भारत में होते हैं और राजस्थान के इलाके में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में होते हैं। थोड़ा बहुत एरिया झालावाड़ के एरिया में हो सकता है, वहां तक ही इसकी बाउंड्री खत्म हो जाती है। उसके ऊपर ये पेड़ बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि ये पेड़ जो है फ्रॉस्ट का दुश्मन है, यानी फ्रॉस्ट इसका दुश्मन है। फ्रॉस्ट जैसे ही होगा ये पौधा ऊपर से मरने लग जाएगा, ऊपर के टॉप की शाखाएं मरेगी, फिर पौधा ऊपर से सूखने लग जाएगा, धीरे धीरे सारा पौधा मर जाएगा। लोग क्या गलती करते हैं कि सागवान में इतने लाख रुपए की इनकम है, 40 साल में तो इतने करोड़ रुपए दे देगा, तो वो लाके और सागवान जो है पाली जिले में भी लगा देते हैं, कहीं पर भी लगा देते हैं। अब वहां पे क्या है कि 1 साल फ्रॉस्ट नहीं पड़ा, 2 साल नहीं पड़ा, 5 साल नहीं पड़ा, 7 साल नहीं पड़ा, फिर वो उसके अगले साल में जैसे ही फ्रॉस्ट पड़ेगा वो पौधे सारे के सारे मर जाएंगे, या उनकी ग्रोथ इतनी खत्म हो जाएगी कि वो, तो जिस इलाके का जो पौधा है नेचुरल वहीं पे लगाना चाहिए। जो पहाड़ के ऊपर लगते हैं वो ऊपर लगाइए, जो नीचे लगते हैं नाले में जो लगते हैं नाले में लगाइए, जो प्लेन में लगते हैं वो प्लेन में लगाइए। सबसे बेस्ट तरीका है कि उस एरिया को देखिए और उसी के हिसाब से चुनिए। और कोई सवाल? बॉक्स एम माय क्वेश्चन, आपका ये कौन है? आरे ये सवाल आप या तो रिपीट कर दीजिए भैया, पर चला गया है वो कह रहे हैं क्वेश्चन आंसर बॉक्स में है राकेश कुमार जी, वो मुझे मिला है सर। कॉलेज में 6 पौधे लगाए थे लेकिन प्राचार्य ने बाद में हटा दिए, मिट्टी डाल दी, इसमें मुझे क्या करना चलिए ये चाहिए? संशय ये यहाँ से संबंधित नहीं है, ये तो सामाजिक। अब हम लोग वो आप लोग सर्टिफिकेट के लिए जो प्रश्न करने हैं जैन साहब वो करिए। जी सर, वो वो हमने लिंक इसमें प्रोवाइड कर दिया है, और जो डिवाइसेस हैं अपने ऑफिस के ग्रुप में भी डाल दे तो उनके भी युवाओं को मिल जाएगा। उसमें जैसे ही ये क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्विज है 5 क्वेश्चन की, 3 क्वेश्चन जो सही आंसर देगा उनको एक ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट उनके मेल आईडी पे आ जाएगा। मेल आईडी आप बिल्कुल सही डालना, गलत मेल आईडी डालने पर वो दिक्कत हो जाएगी कि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पाएगा। लिंक यहाँ पे भी 2-3 बार दे दिया है, एक बार फिर दे दे रहा हूँ। लिखा है कि उसको सर्टिफिकेट मिल भी गया है, चीतरमल कुमावत ने लिखा है, उन्होंने क्वेश्चन आंसर कर दिया और उनको सर्टिफिकेट मिल गया है। ये बाकी लोगों के लिए मिल गया। गुड गुड। तो सर जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका संवाद हमारे नौजवान साथियों के साथ में भविष्य में चलता रहेगा। और जो हरियाली का मिशन है आपका, जो आपके, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं एक छोटा सा बीच में इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि एक ये जो आने वाले संडे को हम होम गार्डनिंग का कर रहे हैं, बहुत डिटेल से कर रहे हैं, उसको भी 1-1.5 घंटे का रहेगा वो, तो उसको भी लोग प्रमोट करें, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो सब ज्वाइन करें। दूसरा अगले जो सैटरडे को 20 को रखा है वो थोड़ा सा व्यापक प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के लिए है, तो उसको भी थोड़ा सा फैलाएं, बस ये मेरा थोड़ा सा ये तो संदेश। जी, आप जो जमीन तैयार कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन होगी, और हम लोग सब साथी आप लोगों के साथ में हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपने हम लोगों के लिए समय निकाला और हम लोगों के निवेदन पर आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया। सारे साथी लोग जो अलग अलग इलाकों से इस वेबिनार से जुड़े हैं, चाहे वो जिला युवा सम्मेलन महोदय हो, एसीटी साहिबान हो, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हो, यूथ क्लब के लीडर्स, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें चाहे बीज के माध्यम से ब्रांचेज का उपयोग करके, नर्सरी का उपयोग करके, हमें अपने इलाके में, अपने घर में, अपने घर के आसपास में हम जितना हरियाली को बढ़ा सकें, उस मकसद जो आप लोगों ने लिया उसको आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी आपको। धन्यवाद सर। और जो युवा साथी जुड़े हैं उनको अगर ये वापस रिपीट देखना है तो मैंने पहले आप लोगों को लिंक दे दिया था, उसको आप देखेंगे तो यूट्यूब पे भी है, वो आप लोग उसको रेगुलरली कभी भी अगर कुछ डाउट होता है तो वो उसको आप वापस देख सकते हैं, वो पूरा का पूरा यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन। सर आपका धन्यवाद हमें इस मौके पे सहयोग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोज करता हूँ सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, नमस्ते।
जय हिंद।